अब आगे पार्थ, स्नेहा और प्रिया के साथ शेरा भी फार्म हाउस के लिए निकल चुके थे, पर शेरा को आज जो तंग पार्थ ने किया था उसके लिए बेचारा शेरा ही जिम्मेदार था। आज पार्थ अपने साथ 2 और नमूनों को लेकर शेरा, जो एक ट्रेंड बॉडीगार्ड था, उससे ना जाने क्या क्या काम करवाए। सबसे पहले उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए स्ट्रीट फूड कॉर्नर में शेरा से कार रुकवाए और एक साथ 2 शैतानों ने हर छोटी चीज की भी शेरा के हाथों DSLR से पिक्चर खिंचाई। प्रिया की 5 मिनट के बाद सारी शर्म भी पार्थ और स्नेहा की शैतानियों में बह गई थी। स्कूल की दुनिया से 3 आज़ाद परिंदे कॉलेज की मस्ती भरी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे थे। 2 घंटे के सफर में हर खाने पीने के स्टॉल के आगे पार्थ अपनी गाड़ी रुकवाकर पार्थ अपने सारे बदले शेरा से ले रहा था। आधी दिल्ली तो पार्थ ने स्नेहा और प्रिया को रास्ते में ही घुमा रहा था। जैसे ही कोई अलग फूड स्टॉल आता, पार्थ, जो कि शेरा के बगल आगे वाली सीट पर बैठा था, रोको रोको कहकर उतरता और खाने की चीजों के साथ खूब सारी पिक्चर खींचवाता। पार्थ जानबूझकर अपना फोन नहीं लाया था ताकि बार बार ध्रुव की डांट उसे ना सुनने को मिले, पर DSLR जरूर लाया था। पार्थ अपनी फोटो तो शेरा से खींचवा रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र स्नेहा और प्रिया की साथ फोन में सेल्फी लेने पर जाती, पार्थ अपना अकेले का फोटो सेशन छोड़ स्नेहा और प्रिया की फोटो के बीच में घुस जाता। पार्थ का सीधा सा फंडा था, तुम दोनों ने बचपन से काफी फोटो खिंचाई होंगी, अब कॉलेज की हर फोटो में मुझे भी साथ आना चाहिए। पार्थ ने स्नेहा और प्रिया को बेस्टी फॉरएवर वाली पिक्चर तक में अपनी प्यारी सी शक्ल घुसा दी। वहीं बेचारे शेरा का बस इतना सा ही काम था कि पार्थ और उसके फ्रेंड्स को सही सलामत पार्टी वेन्यू तक पहुंचाना, पर आज पार्थ ने उसे ड्राइवर, फोटोग्राफर और ना जाने क्या क्या बना दिया था। स्नेहा और पार्थ ने अपने ग्रुप की कई फोटो अपने फ्रेंड्स ग्रुप पर भी डाली ताकि सनी और बनी को ना आने के दुख का एहसास करा सके। शेरा भी कई फोटो में यंग कॉलेज के बच्चों की तस्वीरों में आ रहा था। ज्यादा ना हंसने वाला शेरा को भी स्नेहा बार बार स्माइल कराकर हंसते मुस्कुराते पिक्चर खींचवाने में ले ही आई थी। शेरा भी बाद में इनके साथ खूब सारी मस्ती कर रहा था। ये जिंदगी शायद उसने भी कई दशकों से नहीं जी थी। जब स्नेहा देखती कि अब तक वो लोग पार्टी वाली जगह नहीं पहुंचे तो वो पार्थ से पूछती है, हमें और कितना टाइम लगेगा, जिस पर पार्थ भी यही सवाल जब शेरा से पूछने को होता है तो उससे पहले ही अपने आसपास की जगह ध्यान से देखता है। पार्थ की कार तो अब तक आधी दूरी भी तय नहीं कर पाई थी। खाने पीने और मौज मस्ती में पार्थ ने ही काफी जगह गाड़ी रुका रुका के पार्टी वेन्यू तक पहुंचने में देरी की थी। इस टाइम्स तक बाकी बस और आयशा की कार वेन्यू तक पहुंच चुकी थी। पार्थ शेरा को स्पीड अप होने का इशारा करता है क्योंकि वो लोग वाकई में काफी लेट हो चुके थे। पार्थ की फाइनली बात सुनकर शेरा पीछे बैठी दोनों लड़कियों को भी सीट बेल्ट पहनने को कहता है। जैसे ही सारे सीट बेल्ट बांधकर थम्स अप का इशारा करते हैं, शेरा स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। शेरा उन दोनों लड़कियों से कहता है, अब एक मजेदार राइड के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध लो, ये गाड़ी हवा से बातें करेगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। ये राइड एक रोलर कोस्टर जैसे थी, पर गाड़ी की स्टेबिलिटी अभी भी बरकरार थी। एक महंगी टेक्नोलॉजी से युक्त गाड़ी में सेफ्टी के साथ स्पीड को तुरंत कम बढ़ करने के भी ऑप्शन थे। इसीलिए शेरा आसानी से गाड़ी का कंट्रोल संभाल कर उनका आगे का सफर जल्दी से पूरा करवा देता है। स्नेहा ने इतनी स्पीड गाड़ी में सफर नहीं किया था, पर उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। स्नेहा और पार्थ खुशी खुशी फास्ट ड्राइव का आनंद ले रहे थे। वहीं प्रिया अपनी आंखें बंद करके अपने सारे देवी देवताओं को अगर जरूरत पड़े तो मदद के लिए तुरंत आ जाए इसीलिए मनाने में लगी हुई थी। आज उसे तो एक पल ऐसा भी लगा कि स्वर्ग के दर्शन करके वापस भी आ गई, क्योंकि स्नेहा पूरे सफर में उसका एक हाथ पकड़ के याहू और तेज, बहुत मजा आ रहा है, ये चिल्ला रही थी। वहीं पार्थ भी स्नेहा का साथ दे रहा था। उन्हीं के सफर में पहली बार शेरा भी खुद को कार रेसर मान बैठा था। प्रिया की प्रार्थना रंग लाई और चारों के चारों सेफली पार्टी वेन्यू में पहुंच गए। जहां स्नेहा और पार्थ एक्साइटमेंट के साथ कार से बाहर निकल रहे थे, वहीं प्रिया गहरी गहरी सांसें लेकर कार से बाहर निकल रही थी। पार्थ शेरा के कंधे पर हाथ मारते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी सवारी बहुत पसंद आए, अगली बार मैं तुम्हें ही चलाने के लिए दे दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम भी ध्रुव भाई की तरफ फास्ट रेसर निकलोगे। तभी शेरा पार्थ से कहता है, बॉस तो बेस्ट रेसर है, उनके सामने मैं तो अभी आधी ड्राइविंग भी नहीं सीख पाया। पार्थ उसकी बात सुनकर कहने लगता है, मेरा भाई बेस्ट है, तुम लोग इतना लेट कैसे हो गए। पार्थ पलट कर देखता है तो ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि समीरा की थी, जो करीब 1 घंटे से फार्म हाउस के बाहर पार्थ की कार आने का वेट कर रही थी। पार्थ की कार में ना बैठ पाने का तो उसको गम था, पर इससे भी ज्यादा ना खुशी उसे स्नेहा का पार्थ के साथ आने पर था।
उसकी न खुशी में एक चैप्टर ऐड करते हुए पार्थ सीधा स्नेहा और प्रिया जो इस समय बस अपनी साथ में फार्म हाउस की एंट्री के साथ फोटो क्लिक करने ही वाली थी कि पार्थ फिर से पीछे से आकर चीज बोलकर अपनी प्रेजेंस उनकी फोटो में डाल देता है। स्नेहा चिढ़ते हुए कहती है, क्या मैं और प्रिया साथ में एक भी फोटो ले सकते हैं? तुम हर बार हमारे साथ क्यों नजर आ रहे हो? स्नेहा छिड़कर जैसे ही अपना फोन की फोटो दिखाने के लिए अपना फोन पार्थ को दिखाती है, पार्थ झट से कैमरा फोटो खींचने के लिए ले लेता है। अब वही होता है जो हर बार एक लड़की के साथ होता है, सारा गुस्सा, सारी नाराजगी गायब और सामने कैमरा आने पर चीज वाली स्माइल के साथ गायब हो जाता है। पार्थ स्टाइल मारकर कहता है, कर्नल भाई ने तुम दोनों की सुरक्षा का भार मेरे नाजुक कंधों पर डाला है, इसलिए मैं तुम्हें एक पल भी अपने नजरों से दूर नहीं होने दूंगा, चाहे वो अकेले सेल्फी खींचना ही क्यों ना हो। इसके बाद पार्थ उन दोनों का हाथ पकड़कर पार्टी करने के लिए अंदर लेकर जाता है, लेकिन वही पार्थ की सारी बात सुनकर समीरा तिल मिलाए हुए वही गुस्से से स्नेहा को कोसने लगती है। समीरा अपने मन में कहती है, अगर आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी समीरा नहीं। इतना कहकर समीरा आयशा जो इस समय पूल में एंजॉय कर रही थी उसके पास चली जाती है। फार्म हाउस कई एकड़ जमीन पर बना हुआ था जहां पर पूल, गोल्फ कोर्स, हॉर्सेस राइडिंग और एक एरिया जहां पर ड्रिंक एंड डांस एक साथ किया जाता था, वह सब कुछ था। फार्म हाउस में कमरे भी कई थे, लेकिन सब में बाहर इलेक्ट्रॉनिक कैप्शन में ऑक्यूपाइड या फिर क्लोज्ड लिखा हुआ था, जिससे आसानी से ये पता किया जा सकता था कि कमरे के अंदर कोई है या नहीं। क्लोज्ड दरवाजे को खोलने के लिए कार्ड स्वाइप करना पड़ता था। फार्म हाउस में काम करने वाले स्टाफ ने नीचे फ्लोर के कमरों को स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए थे, वहीं ऊपर फ्लोर के सभी रूम क्लोज थे। क्लोजिंग पैरेंथेसिस, शेरा ने पार्थ और एक कार्ड स्नेहा को दे दिया था ताकि वो एंजॉय के साथ साथ अपने रूम में चाहे तो रेस्ट भी कर ले, पर मजाल है तीनों अपने रूम में झांकने भी जाए। स्नेहा और प्रिया पहली बार इतनी शानदार हाउस पार्टी को देख रही थी। उन तीनों ने एक साथ कई गेम्स खेले, साथ आए सीनियर मेंबर्स के साथ भी बातों बातों में दोस्ती हो गई थी। सिंगिंग वाले मेंबर्स तो अंताक्षरी भी खेलने में लग गए, जिसमें स्नेहा सभी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। इस पार्टी में कई लोगों ने स्नेहा को लेकर जो अपनी पहले वाली राय बना रखी थी उसे भी तोड़ दी। सुबह से शाम का टाइम हो चुका था। शेरा भी कुछ खाने के लिए अपने साथियों के साथ एक रूम में जल्दी से जाने के लिए होता है, क्योंकि रात से पहले ही उसको सब लोगों को हॉस्टल तक पहुंचाना था। पार्थ ने ड्रिंक के नाम पर बस कुछ शॉट लगाए, क्योंकि कर्ण की जिम्मेदारी वो नहीं भूला था। वही प्रिया और स्नेहा ने बस फ्रूट जूसेस ही लिए, बाकी अपनी मस्ती में कोई कमी नहीं की। बाकी सभी स्टूडेंट्स ने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी। ये पार्टी सीनियर ने दी थी, इसलिए एंजॉयमेंट्स की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ शेरा जानता था कि उसकी तीनों जिम्मेदारियां अभी अंदर एंजॉय कर रही हैं, इसीलिए शेरा अपने सीक्रेट गार्ड्स के साथ एक मीटिंग करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर ही सबको आने के लिए कह देता है। शेरा आज ये नहीं देख पाया था कि फार्म हाउस में कई स्टाफ नया सा लग रहा था। पहले वाला स्टाफ ध्रुव के सभी गार्ड्स को जानता था, इसीलिए पहले से ही इनका अलग रूम खोल दिया करता था। पर आज नया स्टाफ का एक मेंबर हाथ में ड्रिंक और स्नैक्स के साथ शेरा से ही उनके रूम में जाने का पता पूछने लगा, जिस पर शेरा का एक साथी जो शेरा के कहने पर रात से वहीं रुका हुआ था कहता है, कौन सा से क्या मतलब, तुम्हारा वही खेलो जिसमें मैं कल सोया था, हम कोई सोने थोड़ी आए हैं। वो स्टाफ मेंबर के हाथ कम कपा रहे थे, क्योंकि उसको जो काम दिया गया था वो बहुत खतरनाक था। ध्रुव की आंखों में धूल झोंकना कोई आसान काम नहीं था, साथ ही शेरा के साथियों को एक साथ बेवकूफ बनना आसान नहीं था। पर आज उसका दिन सही निकला, क्योंकि शेरा खुद ही दरवाजे को अनलॉक करके उस स्टाफ को ड्रिंक और स्नैक्स अंदर रखने के लिए कह देता है। स्टाफ वैसा ही करता है और जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने से पहले पीछे पलट कर देखता है तो उसकी जान में जान आती है, क्योंकि शेरा ने सबसे पहले ही ड्रिंक का एक सीप लिया था। वो स्टाफ एक तिरछी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर आकर रवि को कॉल मिलाता है। कॉल उठाते ही स्टाफ कहता है, काम हो गया सर, शेरा ने ड्रिंक का सीप ले लिया है, कुछ देर बाद उसको कुछ होश नहीं रहेगा। साथ ही उसके साथी ने भी एक एक सीप पी लिया है। रवि मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने एक काम कर दिया, बस एक आखिरी काम और उसके बाद तुम मेरी कैद से रिहा। वह स्टाफ मेंबर जल्दी से हाँ बोलकर फोन काट देता है। आज कृति आयशा के साथ नहीं थी, बल्कि वो हर जगह कर रही थी किसी को फॉलो। हर बार उसकी नज़र स्नेहा और उसके दोस्तों पर ही थी। कार में आयशा की प्रैंक करने वाली बात उसको कुछ खास अच्छी नहीं लगी। रवि और आयशा ने बस स्नेहा को सबके सामने ड्रंकन स्टेट में डांस कराने वाली बात बताई थी, पर उसको ये बात सच नहीं लगी, इसीलिए उसकी नज़रों से स्नेहा थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं हुई। तभी कृति जो अब तक डांस हॉल में ही थी, उसको आयशा का कॉल आता है। डांस हॉल में एक तो थोड़ी कम रोशनी थी, ऊपर से म्यूजिक की आवाज़ से उसको कुछ सुनाई नहीं देता।
कृति आयशा की बात सुनने के लिए बाहर को निकल आती है। वही कुछ देर बाद आयशा रवि को थम्स अप का इशारा करके बाहर फोन पर बात करते करते बाहर निकल जाती है। इसके बाद रवि डांस कमेटी के एक सीनियर को सभी स्टूडेंट्स जो इस समय नाच नाच कर डांस फ्लोर पर मस्ती कर रहे थे उनको बाहर अपनी बस में आने का बता देता है। ऑलरेडी काफी समय बीत चुका था, अब बस से जाने के लिए अनाउंसमेंट भी होने लगी थी। डांस के लिए अलग हॉल था जहां की लाइट काफी डिम थी, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे डिस्को हॉल से एक एक करके नाचते नाचते बाहर निकलने लगे। प्रिया भी स्नेहा को बाहर चलने का कहती है क्योंकि वो तीनों भी कई घंटों से नाच ही रहे थे, पर पार्थ कहाँ मानने वाला था। पार्थ उन दोनों को कहता है, जितना मर्जी एंजॉय करो, ये मेरा ही घर है। अगर देर हुई तो हिटलर, मेरा मतलब है भाई का खुफिया एजेंट शेरा, हमें लेने आ जाएगा। हम बस से थोड़ी आए थे। प्रिया को ये सही लगता है, इसलिए वो बस सोफे पर बैठकर पार्थ के डांस वाले अंदाज की रिकॉर्डिंग करने लगती है। तभी उनकी तरफ एक सर्वेंट 3 जूसेस के ग्लास लेकर आता है और एक ग्लास सीधा स्नेहा के तरफ उठाकर रख देता है। स्नेहा जो तुरंत डांस से थक कर सोफे पर धम से बैठी थी, वो ये ध्यान नहीं देती कि बिना पूछे उसको जूस का ग्लास क्यों दिया जा रहा है। स्नेहा वो ग्लास उठाकर उस स्टाफ को प्यार से थैंक्स कहती है। वो स्टाफ अपना काम करके वहां से चला जाता है। इससे पहले स्नेहा जूस का ग्लास पीती, उसकी ड्रेस के ऊपर पार्थ जो शराबियों वाले गाने पर थिरक रहा था उसका सारा ड्रिंक गिर जाता है। स्नेहा अपना ग्लास उठाकर उसे गिरने से बचाती है, पर अपनी ड्रेस को पार्थ की ड्रिंक से नहीं बचा पाती। ध्रुव और कर्ण ने कई कंपनियों को एक्वायर करने के लिए सैटरडे का टाइम चुना था ताकि आने वाले सोमवार को वो बड़ी आसानी से प्रॉफिटेबल कंपनियां अपने कंपनी में मिला लें। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये सब एक फेक कंपनी को पकड़ने का प्लान भी था। कई फेक कंपनियां जो ध्रुव के राइवल कंपनी ने डीएस कंपनी को नीचे गिराने के लिए शनिवार को लिस्ट करी थी, ताकि उनको एक्वायर करके ध्रुव को भारी नुकसान हो और ध्रुव के नुकसान पर वो खुशी जता सके। ध्रुव ये जानना चाहता था, इसीलिए खुद ही शनिवार को अपनी डील की थोड़े देर में बिजनेस वर्ल्ड में जानकारी डलवाने के लिए अर्पित को कंपनी से ऑपरेट करने को कहा था और खुद कर्ण के साथ कॉलेज आ गया था। यह ओपन डील थी, इसीलिए काफी कंपनियां ध्रुव की कंपनी के साथ जुड़ने के लिए अपना अपना पोर्टफोलियो ध्रुव के सेक्रेटरी यानी अर्पित के साथ शेयर कर रही थी। एक फाइनेंस गॉड होने के नाते ध्रुव भी यही चाहता था कि उसके पास सभी फ्रॉड कंपनियां के नाम एक बार आ जाए, ताकि बाद में आगे की सारी जानकारी वो सरकारी विभाग में दे दे। होता भी कुछ ऐसा ही है। ध्रुव और कर्ण ने आज शाम तक काफी फ्रॉड कंपनियां की लिस्ट एड तक भेज भी दी थी। दोनों कॉलेज के रूम नंबर 609 पर अपने प्लान पर गर्व कर रहे थे। बहुत दिनों से ध्रुव फ्रॉड लिस्टिंग कंपनी का खेल खत्म करना चाह रहा था। इनका सहारा कई बड़ी दूसरी कंपनी करती थी ताकि जिनसे ये कंपनी जुड़े बाद में उनको घाटा हो। ध्रुव और कर्ण को उस रूम में भी रुके काफी समय हो गया था, इसलिए कर्ण कुछ खाने के बहाने ध्रुव को भी बाहर चलने के लिए कहता है। कर्ण ने सुबह से अपनी क्यूटी पाई से एक बार भी बात नहीं की थी। अब उसे जानना था कि उसकी बहन अब कब तक वापस आएगी। ऑलरेडी रात होने पर वहां से वापस आना मुश्किल होगा। साथ ही उसकी मॉम ने कर्ण को स्नेहा और उसकी दोस्त को रविवार को अपने घर लाने के लिए कहा था। यही बताने के लिए कर्ण अपना फोन उठाकर उस रूम से बाहर आता है। उस रूम में बस एक समस्या थी कि ध्रुव ने रूम से जैमर अनइंस्टॉल नहीं करा था, इसीलिए कॉल्स नहीं लग पाती थी। जैसे ही कर्ण थोड़ा रूम से बाहर निकलता है, यही उसके फोन पर काफी नोटिफिकेशन आने लगते हैं। साथ ही कृति के कई मिस्ड कॉल्स भी थी। कर्ण जैसे ही कृति को फोन मिलाता है, कुछ देर बाद वो परेशान सा ध्रुव के पास आता है, जिसका पूरा ध्यान अपने काम पर लगा हुआ था। ध्रुव एक हाथ दिखाकर कर्ण को कुछ देर चुप होने का इशारा करता है। शायद ध्रुव जरूर किसी जरूरी काम के बीच में था। कर्ण ये देखकर बस इतना कहता है, ध्रुव स्नेहा। स्नेहा का नाम सुनते ही ध्रुव के कान खड़े हो जाते हैं, साथ ही उसके हाथ वही काम करते रुक जाते हैं। अपना काम रोककर ध्रुव कर्ण की तरफ देखता है। इसके बाद कर्ण बताने लगता है कि अभी अभी कृति ने बताया कि वो पार्थ और स्नेहा दोनों को कांटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। यहाँ तक कि प्रिया का भी नंबर बंद आ रहा है। ध्रुव छत से खड़े होकर रूम को अपने फिंगरप्रिंट से बंद कर देता है। इसके बाद ध्रुव सीधा शेरा को कॉल लगाता है, पर स्ट्रेंज, शेरा का नंबर बंद आ रहा था। शेरा को कभी भी अपना फोन बंद करने की मनाही थी, क्योंकि उसे हर पल ध्रुव को अपडेट करना होता था। साथ ही उसके गार्ड्स भी उसी को कांटेक्ट कर सकते थे। ध्रुव अपने फोन से पार्थ के मोबाइल को ट्रेस करता है, जो कि उसका कॉलेज वाला घर ही दिखा रहा था। ध्रुव कर्ण को परेशान न होने का कहकर अपने घर फोन लगाता है।
जिस पर सर्वेंट उठाते हैं और ध्रुव के कहे अनुसार कुछ देर पार्थ के रूम में ढूंढकर ध्रुव को बता देते हैं कि पार्थ अपना फोन और अपनी वॉच घर पर ही भूल गया है। ध्रुव इसके बाद आयशा, रवि और बस ड्राइवर सभी से पूछता है, जिस पर उसको इतना पता चलता है कि बस तो वापस कॉलेज कुछ ही देर में पहुंचने वाली है और आयशा बताती है कि वो रवि और समीरा अपने अपने घर आ चुके हैं। ध्रुव फार्म हाउस पर भी पता करवाता है, जिस पर किसी को भी स्नेहा और उसके दोस्त वहां नहीं दिखे थे। ध्रुव वहां अपने खास नौकर से पूछता है, क्या ये लोग अपने आप बाहर गए थे या कोई अनजान अंदर आया था, जिस पर वो सर्वेंट बताता है कि कल जो नए स्टाफ आए थे उनके अलावा आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स ही थे। शाम के टाइम पर वो खुद बस में स्टूडेंट्स को बैठाने के लिए बाहर गया था, तभी शायद पार्थ सर अपने दोस्तों के साथ चले गए होंगे। वो सर्वेंट ये भी बता देता है कि पार्थ सर की कार नहीं है जो सुबह शेरा चलाकर लाया था। उस सर्वेंट ने फार्म हाउस के सभी पार्टी करने वाले जगहों पर ढूंढ लिया था, पर उन्हें पार्थ और उसके दोस्त कहीं नहीं दिखे। अब ध्रुव को भी थोड़ी टेंशन होने लगती है, क्योंकि ना स्नेहा, न पार्थ न ही शेरा का कुछ पता चल रहा था। वही कर्ण जो कृति से ही बात कर रहा था ध्रुव को बताता है कि कृति बस से आ रही है, पर उसने वहां पर हर जगह स्नेहा को ढूंढा था, लेकिन बाद में उसको लगा कि स्नेहा पार्थ के साथ चली गई होगी। लेकिन अब तक उससे कांटेक्ट नहीं हो पाने और हॉस्टल वार्डन से भी ये पता चल गया था कि स्नेहा और प्रिया अपने हॉस्टल नहीं पहुंची। इसीलिए उसने ध्रुव और कर्ण को कई कॉल मिलाए थे ताकि वो पार्थ या शेरा से पूछकर बता सके कि ये लोग अब तक कहाँ पहुंचे हैं। कार ड्राइव से ये लोग बस से भी जल्दी हॉस्टल आ जाने चाहिए थे। कर्ण जहां टेंशन में बार बार स्नेहा का फोन मिलाए जा रहा था, वहीं ध्रुव खुद को शांत रखकर अपने सीक्रेट गार्ड्स को एक ही बार में 3 नंबर की लोकेशन तुरंत सेंड करने को कहता है। कुछ देर बाद ध्रुव को ये पता चलता है कि शेरा, प्रिया और स्नेहा की फोन की लोकेशन दिल्ली के 3 कोनों से दिखाई दे रही थी। ध्रुव कर्ण से कहता है, तीनों में से एक बहुत बड़े खतरे में है। वी हैव टू फाइंड एज अर्ली एज पॉसिबल। किसी ने जानबूझकर ये ट्रैप लगाया है। ध्रुव जैसे ही अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है, उसे स्नेहा के आंखों से गिरती हुई छवि दिखने लगती है। ध्रुव तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। वो अपने माथे पर अपनी दोनों उंगलियां रब करने लगता है। उसे अचानक स्नेहा का वही एयरपोर्ट वाला एहसास होने लगता है, जैसे स्नेहा किसी मुसीबत में हो। ध्रुव अपने फोन पर अपने बंदों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के साथ साथ कॉलेज से बाहर की तरफ जाने लगता है। वहीं कर्ण ध्रुव से क्या और कहा जा रहा है वही पूछते रह जाता है। कॉलेज से बाहर निकलते ही ध्रुव की स्पोर्ट्स कार लिए उसका ड्राइवर बैठा हुआ था, पर उसे देखकर ध्रुव अपने आंखों से ही उसे उतरने का इशारा करता है। पास खड़ा कर्ण जब ये देखता है तो खुद भी साइड वाली सीट पर जल्दी से आकर बीत जाता है, क्योंकि ध्रुव उसे कुछ जवाब नहीं दे रहा था, पर उसके हाव भाव कुछ खतरनाक ही लग रहे थे। ध्रुव जैसे ही कार को स्टार्ट करने जा रहा था, कर्ण से बस इतना कहता है, फास्टन योर सीट बेल्ट। कर्ण समझ गया था कि अभी आगे क्या होने वाला है। कर्ण एक गहरी सांस लेकर कार को हवा से बातें करने का इंतजार करता है। एक तेज हवा से बातें करती हुई ध्रुव की कार कॉलेज से पलक झपकते ही ओझल हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब स्नेहा की ड्रेस पर जूस गिर गया था तो वो पार्थ को पीटने लगती है, क्योंकि क्या जरूरी था उसे शराबियों वाला डांस करने की, उसकी इतनी प्यारी ड्रेस खराब हो गई। स्नेहा अपना ग्लास टेबल पर रखकर वॉशरूम का पता पूछने लगती है, जिस पर पार्थ उसे शेरा के दिए कार्ड वाले रूम में जाने को कहता है। प्रिया जब स्नेहा के साथ आने को होती है तो स्नेहा खुद उसे वहीं रोककर बस कुछ देर में आने का बता देती है। इस घर में कोई डर थोड़ी था, न ही उसे ये पता चलता है कि बाकी स्टूडेंट्स बस में बैठने लगे थे। सभी अभी भी मस्ती करते करते बस में झूम रहे थे। स्नेहा डांस रूम से बाहर आकर उस कार्ड पर लिखे रूम नंबर को पढ़ ही रही कि अचानक उसके मुंह पर कोई कपड़ा रख देता है। स्नेहा जैसे ही पीछे पलटने को होती है, उस कपड़े में लगे क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश हो जाती है। वहीं पार्थ जिसे बहुत तेज प्यास लगी थी, वही स्नेहा वाला जूस पी जाता है। ड्रिंक करने के साथ ही पार्थ मुस्कुराते हुए बेहोश हो जाता है। प्रिया को लगता है कि पार्थ ड्रिंक की वजह से बेहोश हुआ है, जबकि ये असर ड्रग की वजह से था। प्रिया अपना फोन उठाकर जैसे ही स्नेहा का नंबर डायल करती है, एक रिंग के बाद स्नेहा का फोन स्विच ऑफ बताता है। प्रिया सोचती है कि शायद स्नेहा का मोबाइल बैटरी कम होने की वजह से बंद हो गया होगा, पर यह उसकी गलती थी, क्योंकि जिसने स्नेहा को बेहोश किया था उस समय स्नेहा उसकी गोद में ही थी। इसीलिए उसे भी पता चल गया था कि स्नेहा का मोबाइल उसे ट्रैप में लगाना होगा। हल्की फुल्की स्नेहा को अपने एक कंधे पर रखे वो शख्स उसी स्टाफ को डांस हॉल में रुके लोगों को भी सेकंड फ्लोर के किसी बंद दरवाजे, जिसे बाहर से भी बंद कर दिया गया हो, उसमें लॉक करने को कह देता है। साथ ही उन दोनों के फोन को भी उठा लेने को कह देता है। क्लोज टैग लगने पर हर किसी को यही लगता कि अंदर कोई भी नहीं होगा,
इसीलिए ध्रुव चाह कर भी पार्थ या स्नेहा को एक साथ नहीं ढूंढ पाएगा। करीब 1 घंटे बाद स्नेहा को होश आता है तो अपने सामने उसे एक मास्क पहने एक आदमी नजर आता है। उसी के साथ एक शरीर से बेहद मजबूत दिखने वाला एक और शख्स दिखाई देता है। स्नेहा जैसे ही अपना हाथ हिलती है तो उसे एहसास होता है कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों पर हथकड़ी बांधी हुई है, साथ ही वो किसी बड़े से बेड पर बंधी पड़ी है। स्नेहा ने ड्रग नहीं लिया था, इसीलिए उसे ये समझने में जरा सी भी देरी नहीं लगती कि उसके साथ आगे क्या हो सकता है। स्नेहा अपने आप को इधर उधर छुड़वाने की कोशिश करती है पर सब बेकार था। वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। स्नेहा देखती है कि मास्क मैन उसे ऊपर से नीचे घूर रहा था, वहीं दूसरा आदमी एक कैमरा को बेड के पास एडजस्ट कर रहा था। स्नेहा ये सब देखकर बहुत डर जाती है। स्नेहा उन दोनों आदमियों से खुद को छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगती है, जिस पर वह मास्क वाला आदमी स्नेहा के करीब झुककर उसके बालों की खुशबू लेते हुए कहता है, हम छोड़ देंगे, बस एक बार तुम मेरी हो जाओ, उसकी रिकॉर्डिंग मैं ले लूँ, उसके बाद 1-2 तस्वीरें तुम इस आदमी के साथ भी ले लेना ताकि तुम्हें आगे मेरे साथ एंजॉय करने के लिए नाटक ना करना पड़े। स्नेहा का ये सुनते ही कलेजा हाथ को आ जाता है। वो रोते हुए उस आदमी से भीख मांगने लगती है, प्लीज मुझे जाने दो, ये सब गलत है, आपको शिवजी की कसम, मेरे साथ ये सब मत करिए। जिस पर वह आदमी कहता है, शिवजी कौन है, उनको कहना अब मेरे काम के आगे नहीं आए। स्नेहा के आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ जाती है, जिसे देखकर वह आदमी स्नेहा के गालों को अपने हाथों कस के पकड़कर कहता है, तुम रोने क्यों लगी हो, बस मैं ही तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा, ये आदमी बस तस्वीरों के लिए ही साथ दिखेगा। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं इसे बस वीडियो ऑन करके आंखों पर पट्टी बंधवा दूंगा। तुम्हारा ये जिस्म बस मेरा ही रहेगा और किसी को भी इसको पाने नहीं दूंगा। आज से तुम मेरी हो जाओगी, मेरे नाम की मुहर मैं आज ही लगा दूंगा, और अगर आज तुमने कोऑपरेट किया तो मैं अपना मास्क भी निकाल दूंगा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रवि था, जिसने ये सब प्लान स्नेहा को अपना बनाने के लिए करा था। ध्रुव की तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के वजह से ध्रुव और कर्ण फार्म हाउस में जल्दी पहुंच गए थे। ये रफ्तार कर्ण का कलेजा बाहर निकालने के लिए काफी थी, पर स्नेहा और उसके दोस्तों की फिक्र की वजह से वो ध्रुव को स्पीड कम करने के लिए नहीं कहता। ध्रुव काफी फास्ट ड्राइव कर सकता था, साथ ही उसे खुद की स्किल्स पर भरोसा भी था कि वो स्पोर्ट्स कार को अपने अकॉर्डिंग जहां चाहे आसानी से चला सकता था। फार्म हाउस में पहुंचते ही ध्रुव सभी स्टाफ को हॉल में आने के लिए कहता है। जिस सर्वेंट से ध्रुव ने फोन पर बात करी थी वो सबसे आगे खड़ा था। ध्रुव की गुस्से वाली आंखों को देखकर वह आदमी, जो कि फार्म हाउस का काफी पुराना केयरटेकर था, कहने लगता है, सर, हमने पूरा फार्म हाउस देख लिया है, यहाँ पर कोई नहीं है। ध्रुव बस इतना पूछता है, फार्म हाउस में स्टाफ कितना है? वो आदमी थोड़ा सोचकर बताता है, सर, पहले हम 4 लोग ही फार्म हाउस में काम करते थे, फिर कल एक नया स्टाफ भी आ गया, अब हम बस 5 लोग ही इस फार्म हाउस की देखभाल करते हैं। ध्रुव की बाहें सिकुड़ जाती हैं। ध्रुव अपनी गुस्से वाली टोन में पूछता है, बिना मेरी इजाजत के नया स्टाफ क्यों रखा, 5वां कहाँ है? वो केयरटेकर कहने लगता है, सर, वो तो अपने घर चला गया, उसने काम पूरा होने पर मुझसे ही जाने की परमिशन मांगी थी। मेरे कहने पर ही सबसे पहले उसने ही पूरे फार्म हाउस पर पार्थ सर और उनके दोस्तों को अच्छे से हर एक जगह ढूंढा था। जब कहीं कोई नहीं मिला तो मैंने उसे जाने दिया। तभी ध्रुव का फोन बजता है। फोन पर ध्रुव को पता चलता है कि शेरा, प्रिया और स्नेहा के फोन किसी गाड़ी में साइलेंटली पड़े हुए थे। गाड़ी चलाने वाले को भी नहीं पता था कि उनके गाड़ी में फोन कैसे आया। इसके बाद वो बताने लगता है कि जिसका से सुबह शेरा पार्थ को फार्म हाउस लेकर आया था वो कॉलेज के गराज में पार्क है। कर्ण भी अपने कान लगाए फोन पर कई सारी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि ध्रुव के सीक्रेट गार्ड्स कई टेक्नोलॉजी में ट्रेन थे, कुछ ही मिनटों में कई चीजों से लोकेशन ट्रेस कर देते थे। ध्रुव की कई कार में ऑलरेडी जीपीएस इंस्टॉल था, वही उस कार में भी था। ध्रुव फोन पर कहता है, शेरा के पास एक नहीं 2 फोन रहते थे, दूसरे की लोकेशन ट्रेस करके बताओ। कर्ण ध्रुव के पास आकर पूछता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे लगा था कि पार्थ को किसी ने किडनैप किया होगा, पर एक साथ स्नेहा, प्रिया और शेरा को कोई क्यों किडनैप करेगा? अगर का कॉलेज में ही पार्क है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्रुव कर्ण से कहता है, ये किडनैपिंग नहीं है, बल्कि कोई गेम खेलना चाह रहा है मेरे साथ। 3 लोग गायब है, अलग अलग जगह उनके फोन मिल रहे हैं। शेरा कोई छोटा बच्चा नहीं था जिसे आसानी से बेवकूफ बना लिया जाए, यही से शुरुआत हुई है हर चीज की। कर्ण परेशान होकर कहता है, हमें हॉस्टल जाकर देखना चाहिए, शायद उनके फोन किसी ने चुरा लिए होंगे, इसीलिए वो फोन नहीं उठा रहे। अगर का कॉलेज में ही है तो हम वहीं चलते हैं।
वैसे ही यहाँ तो हर जगह ढूंढ ही लिया था, ना कोई नहीं है यहाँ। कर्ण इतना कहकर बाहर की तरफ निकलने लगता है। ध्रुव कहता है, ये एक ट्रैप है, कॉलेज और फोन की लोकेशन ढूंढने के चक्कर में समय बर्बाद करने का, वहाँ कोई नहीं मिलेगा। ध्रुव उन स्टाफ के लोगों को दोबारा हर जगह अच्छे से ढूंढने के लिए कहता है, जिस पर कर्ण छिड़कर कहता है, ध्रुव वो इंसान है, कोई छोटी चीज नहीं जो एक बार ना मिलने पर दोबारा मिल जाए। तू पता नहीं इतना शांत कैसे लग रहा है, पर मुझे स्नेहा की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होगी। तभी ध्रुव का दोबारा से फोन बजता है। इस बार कर्ण जल्दी से लाउड स्पीकर ऑन करके साफ साफ सुनने लगता है। फोन से एक बंदा कहता है, सर, शेरा मिल गया है। इतना सुनना ही था कि कर्ण जल्दी से पूछने लगता है, स्नेहा और उसके दोस्त भी उसी के साथ है ना, कहाँ चले गए थे ये चारों लोग। तभी फोन से आवाज आती है, सर, शेरा और उसके साथियों को ड्रग दिया गया है, फॉरगेटेबल इंटेंस ड्रग। साथ ही इनको फार्म हाउस से काफी दूर के एक होटल में बेहोश किया गया है। इनको उठाकर पूछने पर भी इनको कुछ नहीं पता होगा कि वो कब और कैसे उस होटल तक पहुंचे होंगे। और सर, एक बैड न्यूज है, इनके साथ और कोई नहीं है। ये सब सुनकर तो ध्रुव अपने दांत पीसते हुए कहता है, उस होटल के आसपास के सभी होटल में चेक करो। कर्ण गुस्से से पूछता है, ये कैसा ड्रग है, और शेरा के साथ स्नेहा क्यों नहीं थी? ये सब हो क्या रहा है ध्रुव? लेकिन जैसे ही कर्ण ध्रुव की आंखों में देखता है तो 2 पल पीछे सरक जाता है। ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। ये हमेशा शांत रहने वाला ध्रुव नहीं लग रहा था। ध्रुव फोन पर कही बात सुनकर सामने पड़े शीशे के बड़े से टेबल को अपने एक पंच में तोड़ देता है। ध्रुव से आगे कुछ पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होती। कर्ण समझ नहीं पा रहा था कि कौन कहाँ हो सकता है। अब पूरी दिल्ली में 3 लोगों को ढूंढना होगा। साथ ही सबसे ज्यादा चिंता 2 लड़कियों की थी, क्योंकि अब ड्रग देकर बेहोश वाली बात से वो बहुत डर गया था। कर्ण ध्रुव के पास आकर कहता है, ध्रुव भाई, मेरी बहन और प्रिया क्या किसी खतरे? तभी ध्रुव अपनी आंखें बंद करके कहता है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ध्रुव को स्नेहा की वही रोते हुए शक्ल याद आती है तो ध्रुव और भी ज्यादा बेचैन होने लगता है। उसे कुछ बुरा होने का एहसास होने लगता है। ध्रुव अपने मन में स्नेहा को याद करने लगता है और अपने अंतर मन से बस स्नेहा के ठीक होने की बात ही सोचता रहता है। वो कहते हैं ना, जब भगवान आपके 2 दिलों को पहले से ही जुड़े रखता है तो एक दूसरे की तकलीफ में होने पर सामने वाले को पहले से ही एहसास होने लगता है। यही एहसास ध्रुव को भी स्नेहा के लिए होने लगा था। तभी जितने स्टाफ मेंबर थे वो लोग डरते डरते ध्रुव को बता देते हैं कि यहाँ फार्म हाउस में कोई नहीं है। कर्ण ये सुनकर ध्रुव को जल्दी से यहाँ से चलने के लिए कहता है। कर्ण को बार बार यही लग रहा था कि उसकी बहन हॉस्टल में पहुंच गई होगी, शायद थक कर सो गई होगी। वो कुछ भी गलत होना अपनी बहन के साथ नहीं सोचना चाह रहा था। लेकिन ध्रुव के कदम बार बार उसे बाहर जाने से रोक रहे थे। यहाँ तक जब ध्रुव फोन पर भी बात करने के लिए बाहर जा रहा था तब भी ध्रुव दरवाजे से बाहर पैर नहीं रख पाता। ध्रुव अपने मन में कहता है, स्नेहा, कहाँ हो तुम? ठीक इसी समय स्नेहा उस मास्क वाले आदमी से खुद को छोड़ने की विनती कर रही थी। इसी समय अपने मन में शिवजी जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे उनको याद करने लगती है। स्नेहा शिवजी से कहती है, अगर आज आप नहीं आए तो इसके बाद आप मुझे कभी नहीं देख पाओगे। प्लीज शिवजी मुझे बचाओ, या खुद आओ या अपने दूत को भेजो, पर मुझे अभी बचाओ। स्नेहा की ये बातें सुनकर वो मास्क वाला आदमी यानी रवि हंसने लगता है और स्नेहा के गालों को दबकर उसके होठों को अपने हाथों से मसलने लगता है। रवि स्नेहा से कहता है, कुछ देर बाद तुम्हारे मुंह से बस डोंट स्टॉप निकलेगा। इतना कहकर रवि उस आदमी से कैमरा का एंगल स्नेहा के पूरे शरीर पर करने को कहता है। रवि स्नेहा की ड्रेस को उतरने की कोशिश करता है, पर स्नेहा बार बार हिलकर उसके हाथों को अपनी ड्रेस उतरने नहीं दे रही थी। रवि स्नेहा की तरफ झुककर कहता है, ये सब बेकार है, मैं कपड़े फाड़कर भी शुरू हो सकता हूँ, पर उसमें एंजॉयमेंट नहीं होगा। धीरे धीरे कपड़े उतारने का अपना अलग मजा है। स्नेहा की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वो बार बार अपनी गर्दन नामे हिलाए जा रही थी। अब रवि भी छिड़ने लगा था। साथ ही कैमरामैन बना हुआ उसके आदमी को भी स्नेहा का जल्दी से बिना शरीर की बॉडी देखने का मन था। उस आदमी को पता नहीं था कि उसने भी उस ड्रग की डोज ली हुई है और सुबह होते ही वो ये भी भूल जाएगा कि उसको ये काम करने के पैसे किसने दिए थे। इतनी खूबसूरत लड़की तो उसको पैसे देने वाले मास्क पहने आदमी की होगी, पर उसको देखकर तो वो अपना मन बहला सकता था। तभी वो आदमी मास्क मैन से कहता है, सर, आप इसे वही ड्रग दे दो, इसका वाला ड्रग इसके दोस्त ने पी लिया था। ये लड़की बाद में खुद मान जाएगी। तभी रवि मुस्कुराकर यही करता है, अपनी जेब की पॉकेट से ड्रग स्नेहा को खिलाने लगता है। स्नेहा अपना मुंह बंद कर लेती है तो रवि उसके गालों को जोर से दबा देता है। इसके बाद स्नेहा रोते रह जाती है, पर रवि अपना काम कर चुका था।
डोज कम था जिससे स्नेहा बेहोश नहीं होती जैसे पार्थ हो गया था, इसीलिए स्नेहा को अब बहुत डर लगने लगा था। स्नेहा बार बार शिवजी को अपने मदद के लिए बुला रही थी, तभी उसे ध्रुव का अचानक ख्याल आता है। स्नेहा जोर जोर से ध्रुव सर का भी नाम लेने लगती है। स्नेहा ये नहीं जानती थी कि शिवजी का नाम लेते लेते उसके मुंह से ध्रुव का नाम क्यों निकलने लगा था, लेकिन स्नेहा अपनी आंखें बंद करके बस ध्रुव का नाम लिए जा रही थी। ध्रुव जो बार बार खुद को बेचैन होते हुए महसूस कर रहा था, उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे स्नेहा बुला रही है। इस साउंड प्रूफ हाउस से स्नेहा के होने साथ ही उसके पुकारने की आवाज ध्रुव को बेचैन कर रही थी। कर्ण जो काफी तेजी से बढ़े जा रहा था, जब देखता है कि ध्रुव अपने सिर पर हाथ रखे कुछ सोचने में लगा हुआ था, तो कर्ण उससे गुस्से से कहता है, मैं खुद अकेला जा रहा हूँ। ध्रुव को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल से बार बार ये ही क्यों आवाज आ रही है कि स्नेहा और कहीं नहीं बल्कि यही है, जबकि सभी स्टाफ पूरे गेस्ट हाउस को देख चुके हैं। ध्रुव जैसे ही अपनी नज़र ऊपर सेकंड फ्लोर पर करता है, उसे कुछ क्लिक करता है। ध्रुव उसके केयरटेकर से पूछता है, क्या ऊपर के सभी रूम में चेक किया है? वो केयरटेकर कहता है, सर ऊपर के बस 3 रूम ही आज यूज होने थे। शेरा वाला और 2 रूम जिन्हें पार्थ और उनके दोस्तों के लिए रेडी कराए गए थे, उनमें अच्छे से चेक कर लिया है। वो लोग ओपन नहीं है। ध्रुव को कुछ खटकता है। ध्रुव पूछता है, बाकी के रूम क्यों नहीं देखे? तभी वो केयरटेकर कहता है, सर हर एक रूम क्लोज्ड है, जब कोई अंदर गया ही नहीं तो खोलकर क्या ही देखना। वो तो बाहर से भी लॉक करे हुए हैं, उनके अंदर कोई कैसे हो सकता है? सभी स्टाफ भी कहने लगते हैं, ऊपर के कई रूम तो कब से बंद पड़े हैं, कई में तो हम भी आज तक नहीं गए। कर्ण भी यही कहता है, बाहर से बंद होगा तो कोई अंदर कैसे हो सकता है? यहाँ पर नहीं, हमें कॉलेज जहाँ का है वहाँ देखना चाहिए। लेकिन ध्रुव उनकी बात नहीं सुनता और तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। पीछे कर्ण चिल्लाता ही रह जाता है। पार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव इसी घर में क्यों सबको होने का मान रहा था। ध्रुव केयरटेकर से ऊपर के सारे रूम को खोलकर चेक करने को कहता है। केयरटेकर कुछ रूम के कार्ड देकर कुछ रूम में लगे पुराने तालों की चाबियां ढूंढने चले जाता है। वही ध्रुव हर एक रूम के बाहर से होते हुए गुजरता है। लास्ट वाला रूम काफी समय से बंद पड़ा था, इसलिए इसके दरवाजे पर लगा ताला भी काफी पुराना हो गया था। सिर्फ कुछ ही कमरों में ताले लगे थे, बाकी कार्ड से स्वीप होकर खुलने वाले थे, जिन्हें केयरटेकर ने अंदर चेक कराया था। तालों वाले रूम कभी खुले नहीं, इसीलिए इनके अंदर किसी ने नहीं देखा। ध्रुव सभी रूम को खुलने का वेट करता है, तभी उसे उस रूम को देखकर वही बेचैनी वापस आने लगती है। ध्रुव चिल्ला कर कहता है, इस दरवाजे को अभी खेलो। ध्रुव के कहने पर केयरटेकर जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी उसी रूम की चाबी ढूंढने लगता है, पर उस पुराने ताले की चाबी उसको नहीं मिलती। वही ध्रुव को बार बार अंदर स्नेहा के होने का एहसास हो रहा था। ध्रुव बिना चाबी का वेट करे अपने लात से उस ताले को खोलने लगता है। अंदर की आवाज बाहर नहीं आ रही थी, पर बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज अंदर आसानी से आ रही थी। दरअसल ध्रुव का अंदाजा बिल्कुल सही था, अंदर कोई नहीं बल्कि स्नेहा ही थी। रवि को लगता था कि एक बार पता चलने पर कि फार्म हाउस में कोई नहीं है, ध्रुव पूरी दिल्ली में ढूंढता पर उसी फार्म हाउस में दोबारा नहीं ढूंढता। साथ ही ध्रुव पूरा कॉलेज या गर्ल्स हॉस्टल में ही स्नेहा को ढूंढते रहता, पर हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। शायद स्नेहा की प्रार्थनाओं का असर था कि ध्रुव सबसे पहले खुद फार्म हाउस में आया और वहां से निकलने से पहले उसने ऊपर के फ्लोर पर खुद देखने की सोची। कमरे के अंदर रवि स्नेहा की ड्रेस पाने जा रहा था। रवि को स्नेहा के रोने और उससे मिन्नतें करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रवि का हाथ स्नेहा के ड्रेस को पकड़े हुए था। रवि ने एक ही झटके से स्नेहा के ड्रेस को उसके गले से फाड़ देता है। रवि उसे पूरी तरह फाड़कर अलग करता उससे पहले उसके कानों में बाहर कुछ पीटने की आवाज आने लगती है। रवि के हाथों में स्नेहा के आधे फटे हुए कपड़े थे। रवि छिड़कर बाहर झांकने जाता है कि उसे इतने जरूरी मोमेंट में किसने डिस्टर्ब करने की हिम्मत करी। रवि एक पीप होल से बाहर देखता है तो उसे बाहर ध्रुव का चेहरा नजर आता है। रवि लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाता है, तभी एक झटके से वो दरवाजा ध्रुव के लातों से टूटकर नीचे गिर जाता है। ध्रुव की नज़र मास्क मैन के हाथों में पकड़े लाल कलर के कपड़े पर जाती है। ध्रुव के आंखों में खून उतर जाता है। एक ही मुंह से ध्रुव उस आदमी के हाथों को पकड़कर उसकी उंगली मोड़ देता है। वो मास्क वाला आदमी चीखते हुए ध्रुव की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। रवि को अपनी मौत अपने सामने नजर आने लगती है। उसका दूसरा आदमी जो अभी कैमरा से स्नेहा के खुले शरीर को कवर करने में लगा हुआ था, उसने इससे पहले इतने खूबसूरत नज़ारे को सपने में भी नहीं देखा था। रवि ने स्नेहा के मिडी का ऊपर वाला भाग ही फाड़ा था।
इसीलिए उसके सीने का कुछ भाग दिखाई दे रहा था, साथ ही ब्लैक कलर की उसकी इनर जो उस आदमी को बेकाबू कर रही थी। वो एंगल जूम करने में लगा हुआ था, लेकिन अंदर हो रहे फाइटिंग सीन को भी वो इग्नोर नहीं कर सकता था। आखिर उसे पैसे दिए ही गए थे कि मास्क मैन को जरूरत पड़ने पर प्रोटेक्ट करे। वो आदमी एक नज़र स्नेहा को ऊपर से नीचे ताड़ता है, जैसे स्नेहा की छवि को अपने दिमाग में बसा लेगा। इसके बाद वो आदमी ध्रुव को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर ध्रुव के गुस्से की आग अब धधक रही थी। तभी स्नेहा के रोने की आवाज़ उसके कानों में सुनाई थी। ध्रुव उस आदमी का सिर दीवार पर मारते हुए सीधा स्नेहा के ऊपर अपनी शर्ट, जो उसने टी शर्ट के ऊपर खुली पहनी हुई थी, तुरंत उसके ऊपर डाल देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रवि उस कमरे के पीछे बालकनी से सीधा नीचे कूद पड़ता है। ये कूदना उसे ज्यादा आसान लगता है। नीचे घास का मैदान था, पर ऊपर सीधा यमराज का द्वार था। ध्रुव ने हाथ में कपड़ा देखने पर उसकी उंगली तोड़ दी। अगर स्नेहा को रेप करने के बारे में पता चलेगा तो ध्रुव उसके टुकड़े करने से भी पीछे नहीं हटेगा। रवि के अपने बॉडीगार्ड फार्म हाउस के बाहर अपने बॉस का सुबह तक आने का इंतजार कर रहे थे, पर तेजी से दीवार कुड़ते फुदकते हुए आते हुए देखते हैं तो सभी शॉक हो जाते हैं। रवि जल्दी से गाड़ी में बैठकर उस फार्म हाउस से बहुत दूर जाना चाहता था। रवि ने आज ध्रुव का अलग ही रूप देखा था। स्नेहा जिस शिवजी का नाम बार बार ले रही थी, रवि ने आज उनके ही एक रूप का रौद्र रूप देख लिया था। ध्रुव ने एक ही झटके से उस पहलवान जैसे आदमी को पकड़कर ढेर कर दिया था। तभी ध्रुव के कानों में स्नेहा के रोती हुई आवाज सुनाई देती है। स्नेहा कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, ध्रुव सर मुझे बचाओ। ध्रुव जल्दी से स्नेहा के पास आ जाता है। स्नेहा की आंखें बंद थी, पर उसके पूरे चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। ध्रुव देखता है कि स्नेहा के दोनों हाथ और दोनों पैरों पर हथकड़ी बांधी हुई है। तब तक कर्ण भी वहां पहुंच गया था। उसने स्नेहा को बंधे देखा और उसके ऊपर ध्रुव की शर्ट देखी तो जल्दी से स्नेहा के पास आना चाहा, पर दीदा पे छोटे ऊ की मात्रा आधा वरण ने उसको बाहर जाने का इशारा कर दिया। ध्रुव नहीं चाहता था स्नेहा को इस हालत में कोई भी देखे। कर्ण ध्रुव से कहता है, भाई वो मेरी बहन, पर उसकी आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ध्रुव गुस्से से उस आदमी को लात मारकर कमरे से बाहर निकाल चुका था। ध्रुव गुस्से से कर्ण को कहता है, लीव राइट नाउ। ध्रुव अपने गार्ड से पिस्टल लेकर उस दरवाजे को बाहर से गार्ड करने के लिए कह देता है। ध्रुव वार्निंग देकर कहता है, विदाउट माई परमिशन नो वन इज अलाउड। बेचारा कर्ण कुछ कर ही नहीं पाता। वो बाहर खड़ा बस ध्रुव के बाहर आने का वेट करता है। इस समय उसको डर लगता है ध्रुव के पास से अपनी बहन को वापस लाने पर। ध्रुव ने जो हाल उस पहलवान जैसे दिखने वाले आदमी का किया था, वो अभी भी सबके जहन में था। तभी रवि को वो केयरटेकर बताता है कि पार्थ सर और उनकी दोस्त भी एक ऐसे ही बंद पड़े रूम में सो रहे हैं। कर्ण जल्दी से उनको देखने चले जाता है। उसे ध्रुव पर भरोसा था कि ध्रुव कभी उसकी बहन के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, साथ ही उसको ध्रुव के स्नेहा के साथ होने पर बुरा नहीं लगता। कर्ण तो सबसे ज्यादा खुश होता अगर ध्रुव और स्नेहा एक हो गए। वही ध्रुव अंदर जाकर स्नेहा के चेहरे को अपने बाहों में लेता है। इसके बाद 4 निशाने लगाकर स्नेहा की हथकड़ी खोल देता है। पिस्टल में साइलेंसर लगा था, इसीलिए इसकी आवाज स्नेहा को नहीं आती, पर उसके बंधे हाथ और पैर में हल्कापन उसे महसूस हो जाता है। स्नेहा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो सामने उसे ध्रुव का चेहरा दिखता है। स्नेहा झट से उसके सीने में अपना सिर छुपा लेती है। ध्रुव उसे बड़े प्यार से कंसोल करता है। ध्रुव स्नेहा के बलों को सहला रहा था, वहीं ध्रुव स्नेहा को अपनी शर्ट भी पहना रहा था। ध्रुव जब स्नेहा को उसकी शर्ट पीछे से पहनाकर उसके बटन बंद करने के लिए अपने सीने से स्नेहा का सिर आगे करता है तो ध्रुव देखता है कि स्नेहा की आंखें रो रोकर लाल हो चुकी थी, वहीं उसके आंसुओं से उसका पूरा चेहरा भीगा हुआ था। ध्रुव को उसके सीने में ऐसा दर्द होता है जैसे स्नेहा के आंसू नहीं बल्कि एक तलवार है जो ध्रुव को छन्नी छन्नी कर रही थी। ध्रुव स्नेहा के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कहता है, देखो मैं तो आ गया, तुमने मुझे बुलाया था ना। स्नेहा ध्रुव को दबदबा हुई आंखों से देखती है। हाँ, ये सच था, स्नेहा ने ध्रुव को याद किया था। ध्रुव आगे कहता है, इंग सो सॉरी चूहिया, मुझे थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था। ध्रुव स्नेहा के आंसू जो धीरे धीरे चेहरे पर लुढ़क रहे थे उनको एक एक करके पोंछे जा रहा था। ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा उसे एकटक देखे जा रही है तो ध्रुव जल्दी से स्नेहा की शर्ट के बटन बंद करने लगता है। वही स्नेहा ध्रुव की आंखों को देखे जा रही थी, जिसमें स्नेहा को अपने लिए फिक्र और प्यार दोनों दिखाई देता है। ये वो ध्रुव नहीं लग रहा था जो स्नेहा को बस एक बार देखकर कॉलेज में अपनी नजरें हटा लेता था। आज वाला ध्रुव उसे बेहद केयरिंग और प्यारा लगता है। स्नेहा के ऊपर अब ड्रग का असर करने लगा था। वहीं ध्रुव ने अपनी शर्ट स्नेहा को पहना दी थी।
स्नेहा ध्रुव की गर्दन में अपने दोनों हाथ फंसाकर अपना सिर ध्रुव के चेस्ट पर रख देती है। ध्रुव स्नेहा को ऐसे ही अपनी गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। ध्रुव एक कार्टेकर को एक कमरा खोलने के लिए कहता है। तभी उसके पास भागा भागा कर्ण आता है। स्नेहा को एक खरगोश की तरह ध्रुव के बाहों में देखकर कर्ण का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कर्ण ध्रुव से कहता है, ध्रुव, पार्थ और प्रिया भी इसी फार्म हाउस में मिल गए हैं, मेरी बहन। तब तक ध्रुव कर्ण के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। कर्ण को अब फ्रस्ट्रेशन हो रही थी क्योंकि बहन उसकी थी, पर ध्रुव अपना हक कैसे उस पर चला सकता था। साथ ही ध्रुव कर्ण को स्नेहा के पास भटकने भी नहीं दे रहा था। कर्ण वो दरवाजा पीटते हुए ध्रुव को सुनाए जा रहा था, ध्रुव दरवाजा खोल, मुझे अपनी बहन से मिलना है। कैसी है वो, मुझे देखने दे, मैं उसका भाई हूँ, तू मेरा हक मुझसे नहीं छीन सकता, मेरी एक ही बहन है। पर ध्रुव के कानों में कर्ण की एक भी आवाज नहीं जाती। वो तो सीधा स्नेहा को एक बच्चे की तरह उठाकर सीधा एक बेड पर लेटा देता है। ध्रुव जैसे ही स्नेहा को बेड पर लेटा कर ऊपर उठने की कोशिश करता है, तभी ध्रुव को अपने गले में खिंचाव महसूस होता है। दरअसल स्नेहा ने एक ऑक्टोपस की तरह ध्रुव के गले को जकड़ लिया था। ध्रुव हल्के हाथों से स्नेहा के सिर को सहरा भी रहा था, पर मजाल है स्नेहा उसको जाने दे। ध्रुव अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाता, पर अंदर ही अंदर ध्रुव उस आदमी को अपने हाथों से जान से मरना चाह रहा था। पर ध्रुव स्नेहा के सामने गुस्सा नहीं दिखा सकता था। ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा उसे नहीं छोड़ रही, तो ध्रुव भी स्नेहा के साथ बेड पर लेट जाता है। स्नेहा अपनी पलकें मासूमियत के साथ झपकाए जा रही थी, जो बेहद क्यूट लग रहा था। ध्रुव को अब स्नेहा के गालों पर हाथ के पकड़ के बने निशान साफ दिखाई देते हैं, जो पहले गुलाबी चेहरा होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। ध्रुव अपना एक हाथ स्नेहा के गाल पर रख देता है, तभी स्नेहा अपने हाथ को ढीला छोड़कर ध्रुव के चेहरे को देखने लगती है। स्नेहा की नज़र ध्रुव की आंखों से होते हुए ध्रुव के होठों पर जाकर ठहर जाती है। स्नेहा अपनी जीभ अपने होठों पर फेरकर ध्रुव के होठों को ताड़ने लगती है। ध्रुव समझ गया था कि स्नेहा को शायद प्यास लग रही होगी। ध्रुव स्नेहा के दिमाग से आज की सारी परेशानियों को धुंधला करना चाह रहा था। ध्रुव स्नेहा से बातें करने लगता है। ध्रुव स्नेहा के गालों को प्यार से सहलाकर पूछता है, क्या तुम्हें प्यास लगी है? स्नेहा अपना सिर ना में हिला देती है, पर अपने होठों पर जीभ जरूर फेरती है। ध्रुव फिर से पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? स्नेहा ये सुनकर सिसकते हुए कहती है, आप इतना लेट क्यों ना आए, मुझे डर लग रहा था। स्नेहा के फिर से आंसू बहने लगते हैं, जिस पर ध्रुव जल्दी से उसे सीने से लगाकर चुप कराने लगता है। ध्रुव स्नेहा से बार बार सॉरी बोलकर उसे रोने से मना कर रहा था, पर जैसे किसी छोटे बच्चे को जिस काम से मना करो वो वही करता है, वैसे ही स्नेहा रोना ना सुनकर और ज्यादा सुबक रही थी। ध्रुव स्नेहा के माथे पर किस करते हुए कहता है, अरे मेरी चुहिया तो बहुत स्ट्रांग है, वो तो अपने कराटे से किसी को भी एक झटके से जमीन पर गिरा सकती है, वो तो तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए थे वरना। तभी स्नेहा अपना चेहरा ध्रुव के सीने से निकल कर कहती है, अगर मुझे बांधा नहीं होता तो मैं उसको बहुत पीटती और अपने कराटे से उसका बैंड बाजा देती। ध्रुव स्नेहा की हाँ में हाँ मिलकर कहता है, बिल्कुल सही कहा, मेरी चुहिया किसी से डरती थोड़ी है। ध्रुव फूंक मारकर स्नेहा के माथे पर आते बेबी हेयर्स को स्नेहा वाले अंदाज में उड़ा देता है। ये देखकर स्नेहा के चेहरे पर इतनी देर रोने के बाद प्यारी सी स्माइल आती है। ध्रुव आगे कहता है, अभी तुम आराम करो, हम सुबह तुम्हारी कराटे वाली प्रैक्टिस उसी इंसान पर करेंगे, उसे भी पता चलना चाहिए कि उसने। इसके आगे स्नेहा कहती है, उसने किस स्नेहा शर्मा से पंगा लिया है? ध्रुव मुस्कुराकर स्नेहा के गाल पर थपकी देने लगता है। वही स्नेहा ध्रुव के होठों को देखते हुए कुछ और ही सोचे जा रही थी। ध्रुव इस बात से अनजान था कि स्नेहा उसके होठों को क्यों बार बार घूर रही थी। ध्रुव स्नेहा से पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? स्नेहा अपना सिर हाँ में हिला देती है। ध्रुव पूछता है, क्या? तभी स्नेहा अपनी एक उंगली ध्रुव के होठों पर रख देती है। ध्रुव ये देखकर शॉक हो गया था कि स्नेहा आखिर ये कर क्या रही है। बाद में उसको याद आता है कि शायद स्नेहा ने उस ड्रग को लिया होगा। इस ड्रग के बारे में ध्रुव को पता था कि इससे इंसान की सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है, साथ ही वह रियलिटी और इल्यूशन में फर्क नहीं कर पाता। ध्रुव जान गया था कि स्नेहा शायद अपने सपने और हकीकत में उलझी हुई है, साथ ही इसे सुबह तक कर ही अपनी सारी चीजें भूल जानी है। इसलिए ध्रुव स्नेहा को वो सब करने देता है जो स्नेहा चाह रही थी। ध्रुव ने स्नेहा को थोड़ा कम ही आंक रखा था। जैसे ही ध्रुव की तरफ से हरा सिग्नल मिलता है, स्नेहा तुरंत ध्रुव के ऊपर अपने दोनों पैर एक एक तरफ करके बैठ जाती है।
ध्रुव अपनी सांसें रोककर स्नेहा के अगले कदम उठाने का इंतजार करता है, पर स्नेहा अपनी उंगली से कभी ध्रुव के आंखों को छूती, कभी उसके नोज को अपनी छोटी उंगली से नापती। ध्रुव अपना मुंह इधर उधर कर रहा था क्योंकि स्नेहा ध्रुव के चेहरे पर अपने मुलायम मुलायम हाथ से छूकर गुदगुदी कर रही थी। स्नेहा जब ये देखती है कि ध्रुव बार बार अपना मुंह बनाकर चेहरा इधर उधर कर रहा है तो स्नेहा अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके मुंह फुला लेती है। अब बेचारे ध्रुव के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता और जब तक स्नेहा सो नहीं जाती उसे जो वो करना चाह रही थी करने देता है। ध्रुव जहां स्नेहा के प्यारे से चेहरे में खो गया था वहीं स्नेहा ध्रुव के गालों को खींचती, कभी उसकी छोटी छोटी दाढ़ी को अपने हाथों से सहलाती। स्नेहा को इन सब में बड़ा मजा आ रहा था। स्नेहा की उंगली जब ध्रुव होठों पर फेरती तो झट से अपने दांतों के बीच उसकी उंगली फंसा लेता। बार बार अपनी मिन्नतों वाली शक्ल बनाकर स्नेहा ध्रुव को उसकी उंगली छोड़ने पर मजबूर कर ही देती। अब ध्रुव हार कर कहता है, क्या तुम्हारा खेलना हो गया है? क्या अब सो जाए? कल सुबह कराटे की एक प्रैक्टिस भी तो करनी है। तभी स्नेहा जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। इसके बाद स्नेहा वो करती है जिसका ध्रुव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। स्नेहा ध्रुव के दोनों गालों पर किस करके उसके सीने पर ही सिर रख के लेटने लगती है। इतने में जो ध्रुव स्नेहा के खुद को खुद से किस करने से हैरान था वो स्नेहा के सिर को उठाकर पूछता है, ये अभी अभी क्या किया तुमने? इस पर स्नेहा बड़े प्यार से जवाब देती है, किस अपने टेडी बेयर को, अब मुझे अच्छी वाली नींद आएगी। ध्रुव अपने मन में सोचता है कि मेरी नींद उड़ाकर अब तुम्हें सोना है। ध्रुव स्नेहा जो ध्रुव से लिपट कर खुद को अच्छे से एडजस्ट करने में लगी हुई थी उससे कहता है, तुमने तो बहुत छोटा सा किस किया, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। स्नेहा ये सुनकर अपने माथे पर मारती है और फिर से ध्रुव के दोनों गालों पर बारी बारी किस कर देती है। ध्रुव जो अब तक हुए स्नेहा के साथ वाले इंसिडेंट से परेशान था, अब स्नेहा की हरकतों और उसके प्यारे से किस करने के अंदाज से फूले नहीं समा रहा था। ध्रुव को अंदर ही अंदर स्नेहा के उसको किस करने से काफी अच्छा लग रहा था। स्नेहा जो ध्रुव को अपना टेडी समझकर किस करके सोने का सोच रही थी, वही ध्रुव अपनी उंगली के इशारे से स्नेहा को कभी अपने माथे पर किस करवाता, कभी अपने दोनों गालों पर। स्नेहा शुरुआत में 1-2 बार तो कर देती, इसके बाद स्नेहा अपना सिर हिलाकर कहने लगती, आपकी दाढ़ी मुझे चुभ रही है, मेरा टेडी तो बहुत मुलायम था, उसकी दाढ़ी नहीं थी। दरअसल स्नेहा और उसके दोस्तों ने डांस करते समय 1-2 बार गलती से ड्रिंक के सीप भी मार लिए थे, जो कि बार बार समीरा चालाकी से स्नेहा की सबके सामने बेइज्जती हो जाए इसलिए पिलाने की कोशिश में थी। ड्रग का असर अल्कोहल से मिलने पर स्नेहा इल्यूजन में ही ध्रुव को अपना टेडी समझने लगी थी। ध्रुव भी स्नेहा की आंखें देखकर समझ गया था कि स्नेहा ने ड्रिंक भी कर रखी है, क्योंकि उसकी आंखों में नशा दिखने लगा था। ध्रुव स्नेहा को छेड़ते हुए कहता है, अगर मेरी दाढ़ी चुभ रही है तो स्नेहा की उंगली अपने होठों पर रखकर कहता है, यहाँ पर कर दो। स्नेहा को तो यहाँ पर किस करने का मन कर रहा था, पर इल्यूजन में भी स्नेहा खुद से किस करने पर खुद को रोके हुई थी। स्नेहा ध्रुव से प्यार से पूछती है, क्या मैं यहाँ पर किस कर लूँ? जिस पर ध्रुव अपनी पलकें झपकाए हुए हाँ में इशारा कर देता है। इसके बाद स्नेहा धीरे धीरे ध्रुव की तरफ झुकने लगती है। ध्रुव जो हर सिचुएशन में खुद को अपनी मर्जी मुताबिक आसानी से ढाल लेता था, आज स्नेहा के खुद को किस करने वाले पहल को देखकर पहली बार नर्वस हो रहा था। ध्रुव अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर लेता है। ध्रुव खुद को इस एहसास में डूबने से रोके हुए था। वो खुद स्नेहा को सिखाना चाह रहा था कि किस वास्तव में किया कैसे जाता है, क्योंकि स्नेहा जैसे गालों पर छोटी सी किस कर रही थी वैसे ही ध्रुव के होठों पर किस कर रही थी। स्नेहा जैसे ही किस करके उठती, ध्रुव एक बार और कहकर स्नेहा को उसको किस करने के लिए कहता रहता। ध्रुव स्नेहा से कहता है, तुम्हें तो ठीक से किस करना भी नहीं आता, ऐसे नहीं अच्छे से करो। स्नेहा लास्ट में थक हार कर ध्रुव को थोड़े देर तक किस करने को सोचती है, पर उस बेचारी ने कहा किस कैसे करते हैं उसकी ट्यूशन क्लास ले रखी थी। जैसे स्नेहा अपने माँ पापा और अपनी बेस्ट फ्रेंड के गालों पर करती थी वैसे उसने ध्रुव के गालों पर कई बार किया था। तब तो ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही स्नेहा जब होठों पर भी करने लगी वैसे ही ध्रुव उसके किस करने पर कमियां निकालने लगा। स्नेहा ध्रुव को फिर से किस करने को होती है, तब तक ध्रुव स्नेहा को पलटा कर खुद उसको बेहद प्यार से किस कैसे करते हैं बता देता है। ध्रुव स्नेहा से कहता है, आज जो मैं सीखा रहा हूँ, अगर दोबारा करने का मन करे तो मुझे बताना, ठीक है? जिस पर स्नेहा जैसे उसे कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ध्रुव की बात पर अपना सिर हिला देती है। स्नेहा अपना पाउट बनाकर ध्रुव को उसको किस सीखने का वेट करती है। ध्रुव जब स्नेहा की प्यारी ही हरकत देखता है तो उसकी हंसी ही नहीं रुकती। ध्रुव जोर जोर से खिलखिला कर हंसने लगता है।
स्नेहा जो अभी भी पाउट बनाए हुई थी ध्रुव को उसके लिप्स पर किस करने का अपने हाथ से इशारा करने लगती है। स्नेहा की इनोसेंस देखकर ध्रुव स्नेहा के माथे पर प्यार से किस करता है और कहता है, पहले प्रॉमिस करो तुम मेरे अलावा और किसी को किस नहीं करोगी। स्नेहा जो तब से पाउट ही बनाए हुए इंतजार कर रही थी जल्दी से ध्रुव की सबसे छोटी उंगली से अपनी छोटी उंगली मिलाकर प्रॉमिस कह देती है। ध्रुव तो इस मासूमियत में ही कहीं खोने लगा था। ध्रुव अपने मन में सोचता है, आखिर कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। मैं कभी भी तुम्हारी इस मासूमियत को गायब होने नहीं दूंगा, तुम जैसी हो हमेशा वैसी ही रहोगी। ध्रुव स्नेहा के ही तरीके से स्नेहा से कहता है, चोहिया मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ध्रुव जो हमेशा अपने किए गए वादे पर खरा उतरने की कोशिश करता था और बहुत कम ही लोगों से खुद से वादा करता था, आज स्नेहा से खुद ही वादा कर चुका था। स्नेहा को कुछ हुआ तो नहीं होगा, इस ख्याल ने ध्रुव को कुछ देर पहले काफी बेचैन कर दिया था। कुछ ऐसा एहसास था जो ध्रुव खुद भी समझ नहीं पा रहा था। ध्रुव को कहीं खोया देख स्नेहा ध्रुव के हाथ पर चिकोटी काटती है। ध्रुव अचानक ऐसा करने से स्नेहा को घूरता है, अब ये चूहिया उसको चिकोटी काटकर अपना काम निकल आने भी लगी थी। ध्रुव स्नेहा की तरफ झुककर कहता है, फॉलो माई लीड। इतना कहकर ध्रुव स्नेहा को धीरे धीरे डीप किस करने लगता है। पहले तो स्नेहा का उसे महसूस करने में लगी हुई थी, इसके बाद स्नेहा भी ध्रुव का साथ देने लगती है। दोनों कुछ देर एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। वहीं बाहर कर्ण ध्रुव को खरी खोटी सुनाकर पार्थ और प्रिया जिस रूम में थे वहां चला जाता है। दरअसल पार्थ और प्रिया को एक बंद कमरे में बेड पर लेटकर बाहर से ताला लगा दिया था, जिससे स्टाफ को लगा कि अंदर कोई नहीं होगा, पर ध्रुव के कहने पर दोबारा सारे कमरे को खोलकर चेक करने से पता चला कि पार्थ और प्रिया भी इसी रूम में थे। कर्ण पहले तो सोचता है कि प्रिया एक लड़की है, उसे अलग रूम में सुला दिया जाए। इसके बाद वो पार्थ को देखता है जो एक शैतान बच्चे की तरह आधे से ज्यादा बेड पर अपने हाथ पैर फैलाकर सो रहा था। कर्ण ध्रुव को तो कुछ कह और कर नहीं पाया था, पर अपना गुस्सा पार्थ पर ही उतार देता है। पार्थ की टांग पकड़कर सबसे पहले उसे बेड से नीचे गिराता है। कर्ण को लगा था कि पार्थ नीचे गिरने से तुरंत उठ खड़ा होगा, पर हुआ इसका उल्टा। पार्थ अपने बट पर हाथ सहलाते हुए, कौन है बदतमीज इंसान जो मुझे चैन से सोने नहीं दे रहा, इतना कहकर जमीन पर ही सोने लगता है। पर मजाल है दोबारा आंखें खोलकर देख ले कि किसने उसको गिराया है। कर्ण अपने आप से कहता है, ये देखो कुंभकर्ण कहीं का, इस इंसान को मैंने अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने का काम दिया था, जो ये देखने में भी आले कर रहा है कि उसको अभी अभी किसी ने जमीन पर गिराया है। कर्ण छिड़कर अपने आप से कहता है, इसको छोड़ो, सीधा ध्रुव को बाहर निकालता हूँ। कर्ण पार्थ को जमीन पर ही सोते देखकर उस कमरे को बाहर से बंद करके ध्रुव जिस रूम में गया था वहां का दरवाजा फिर से खटखटाने लगता है, क्योंकि उस रूम में लगी बेल को ध्रुव ने अंदर से ही बंद कर दी थी। वहीं ध्रुव कुछ देर बाद बाहर निकलता है तो कर्ण उससे घूरकर अपनी बहन से मिलना चाह रहा था, तभी ध्रुव उसे रोककर कहता है, स्नेहा बड़ी मुश्किल से अभी सोई है, हम कल उससे मिलेंगे। कर्ण अब थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे स्नेहा के उदास होने का डर था, कहीं उसके दिमाग में वही सब ना चलने लगे। इसीलिए कर्ण ध्रुव की बात मानकर ध्रुव के पीछे पीछे नीचे हॉल में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रवि अपनी टूटी उंगली का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया था और चिल्लाते हुए अपने ड्राइवर से कहता है, इसी समय मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरी ये उंगली टूट गई है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर रवि से कहते हैं, सर ये उंगली वापस ठीक होना मुश्किल है, इसे इस हिसाब से तोड़ा गया है कि कोई भी डॉक्टर क्या भगवान भी इसे दोबारा ठीक नहीं कर सकते। रवि गुस्से से उस डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहता है, क्या ये हमेशा ऐसी ही रहेगी? जिस पर वो डॉक्टर रवि को शांत कराकर कहता है, सर आप चाहे तो नकली उंगली लगा सकते हैं, पर पुरानी उंगली तो आपकी वापस ठीक नहीं हो सकती। रवि ये सुनकर अपने दांत पीसते हुए ध्रुव को गालियां दिए जा रहा था। उसने क्या सोचा था और क्या हुआ? ना वो स्नेहा को अपना बना पाया, ना ध्रुव को सबक सिखा पाया। ध्रुव के साथ साथ कर्ण भी नीचे हॉल में आ गया था। अब दोनों के पास ध्रुव के बॉडीगार्ड्स उसी आदमी को लेकर आते हैं जो ध्रुव की मार से बेहोश हो गया था। कर्ण देखता है कि इतने ताकतवर इंसान की ध्रुव ने जमकर पिटाई कर दी थी। ध्रुव का वो गुस्से वाला रौद्र रूप था जिसमें ये आदमी उस रूप से भीड़ गया था। ध्रुव अपने एक आदमी को उसको होश में लाने के लिए कहता है। वह आदमी जल्दी से बर्फ का पानी उसके मुंह पर मारता है। वह आदमी तड़पते हुए ध्रुव से अपनी जान को छोड़ने के लिए कहता है। ध्रुव ने उसके चेहरे को मार मार के सूजा दिया था। ध्रुव अपनी एक लात फिर उस आदमी के मुंह पर मारता है। अब ये वो ध्रुव नहीं था जो स्नेहा को प्यार से सुलाने के लिए थपकियां दे रहा था। अब ध्रुव का हाथ भी किसी पर पड़ता तो वो इंसान उसका दर्द बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पाता। ध्रुव गुस्से से उस आदमी से पूछता है,
वो मास्क वाला आदमी कौन था और किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा? वो आदमी जो पहले स्नेहा की खूबसूरती को कैमरा में उतारने के लिए उतावला हो रहा था, अब अपना चेहरा ही कभी आईने में नहीं देख पाएगा। वो आदमी डरते डरते बताता है, साहिब मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था। दरअसल उसी आदमी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे ताकि मैं उस लड़की के साथ एक फोटो शूट करा लूं। उस कैमरा में तो वो आदमी उस लड़की के साथ अपनी वीडियो बनाना चाहता था। मुझे तो बस बेड पर लेटे हुए 1-2 फोटो खींचनी थी ताकि वो मास्क वाला आदमी आगे चलकर उस लड़की को कभी भी अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल कर सके। कर्ण जो बगल में खड़ा ये सब सुन रहा था, गुस्से से उस आदमी को और मारने लगता है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बहन के साथ ये लोग ये सब करने की सोच रहे थे। स्नेहा का एमएमएस साथ ही उसकी फोटो। कर्ण उसे पीटते हुए पूछता है, बता मुझे वो कौन था वरना आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। वो आदमी वैसे ही टूट टाट गया था, अब तो लड़खड़ाते हुए कहता है, मुझे कुछ याद नहीं उसने मुझसे क्या क्या कहा, मुझे सच नहीं पता कि वो आदमी कौन था। उस आदमी ने अपना मास्क ही नहीं उतारा, यहाँ तक उस लड़की को ड्रग देने के बाद भी उसने अपना मास्क तुरंत नहीं उतारा था। साहिब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी यादाश्त गायब होते जा रही है, शायद मुझे भी ड्रग दिया गया होगा। मुझे जितना पता था मैंने अभी बता दिया, कल तक तो मुझे याद, इतना कहकर वो आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। कर्ण उसे दोबारा होश में लाना चाहता था क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई ड्रग भी हो सकता है जिससे कुछ टाइम की मेमोरी गायब हो जाती थी। लेकिन ध्रुव उसे रोक देता है। ध्रुव कर्ण को बताता है कि ये ड्रग इलीगली इस शहर में लाया जाता है और कई बड़े बड़े क्लब में इसका इस्तेमाल होता है। कर्ण स्नेहा की चिंता करते हुए कहता है, क्या स्नेहा को भी ये ड्रग दिया गया था? तभी ध्रुव बताता है, स्नेहा ने शायद थोड़ी ड्रिंक भी करी थी और अगर उसको ड्रग दिया गया होगा तो वो आज का सारा इंसिडेंट भूल गई होगी। कर्ण ध्रुव से पूछता है, तुझे क्या लगता है ध्रुव आखिर वो मास्क पहना हुआ शख्स कौन हो सकता है? ध्रुव कर्ण को जवाब देकर कहता है, वो स्नेहा को जानने वाला ही है, उसे पता था कि हम दोनों यहाँ नहीं होंगे और वो स्नेहा के साथ खेर में पता लगा लूंगा। बेशक उसे लगता है कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, उसकी एक उंगली कभी नहीं जुड़ेगी, वही उस आदमी की पहचान होगी। एक ना एक दिन वो आदमी जरूर पकड़ा जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता स्नेहा ये सब भूले, उसे अपनी सेफ्टी के लिए अब से और भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। मैं उसे कमजोर लड़की नहीं बने रहना चाहता। एक लड़की को खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। क्या वो अपना सिक्स्थ सेंस हॉस्टल रूम में भूल गई थी? जब उसे लग रहा था कि उसके साथ आए सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे तो उसको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, एटलीस्ट एक तो अपने होश में रहता। पार्क में बचपना है, साथ ही इन तीनों ने पार्टी में मौज मस्ती के साथ बिना शेरा कहाँ पर है ड्रिंक पर ड्रिंक करते रहे होंगे। ध्रुव को यही लगता है कि इन तीनों ने ड्रिंक करी होगी, जबकि पार्थ ने इस बार खुद से खुद को रोक लिया था और प्रिया और स्नेहा को जूसेस में ड्रिंक मिलकर समीरा ने दिया था। आगे ध्रुव से कहता है, शेरा भी पहली बार इस तरह फंस गया, क्या उसे भी कुछ याद नहीं होगा? जिस पर ध्रुव आगे से कहता है, ये कई दिनों से किसी की सोची समझी प्लानिंग थी। शेरा बाहर कुछ नहीं खाता था, बस घर पर ही खाया करता था, इसीलिए उसने यहाँ पर स्टाफ मेंबर पर शक नहीं किया और अपने दिए गए रूम में जो कुछ दिया गया होगा उसे खा लिया। कर्ण ध्रुव का थैंक्स करते हुए कहता है, अगर हम दोनों यहाँ रुक कर नहीं देखते तो आज जो होता उसे सोचकर मेरी रूह कांप जा रही है। मुझे तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि स्नेहा, पार्थ, प्रिया तीनों यहाँ मिलेंगे, जबकि शेरा कितनी दूर होटल में मिला, साथ ही इनकी गाड़ी कॉलेज गराज में पार्क थी। तभी ध्रुव एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, जिस किसी ने भी ये प्लानिंग करी होगी वो काफी सोच समझकर करी होगी। कोई भी इंसान चोरी होने के बाद अपने घर पर चोरों को नहीं ढूंढता है। हम भी हर जगह ढूंढ लेते पर दोबारा शायद इस फार्म हाउस पर ढूंढने नहीं आते, ये शायद वो प्लानिंग करने वाला शख्स जानता था। कर्ण ध्रुव की इंटेलिजेंस को देखकर हैरान था। ध्रुव की सोच तो प्लानिंग करने वाले शख्स से भी कई ज्यादा तेज थी। बिना किसी सबूत को पकड़े उसने पूरी प्लानिंग का लेआउट ही बता दिया था। लेकिन कर्ण को अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ध्रुव को ऐसा क्यों लगा था कि एक बार खुद ऊपर के कमरे को खोलकर देखे, साथ ही जिस दरवाजे की चाबी ही नहीं मिल रही थी उसे ध्रुव अपने गुस्से में लात मार मार कर तोड़ रहा था। जब कर्ण के दिमाग में इसका कोई जवाब नहीं मिलता तो कर्ण ध्रुव से पूछ ही लेता है, ध्रुव तुझे कैसे पता चला कि स्नेहा उस कमरे में हो सकती थी? उस कमरे का तो ताला देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो रूम काफी दिनों से खोला ही नहीं गया होगा। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर याद करता है। फ्लैशबैक। ध्रुव जब उस रूम के पास से गुजर रहा था तो उसको स्नेहा का यंग वही दरवाजे के नीचे गिरा हुआ मिलता है। दरअसल स्नेहा के पहने हर चीज ध्रुव को एक झलक में ही याद रह जाती थी।
स्नेहा के पहने कपड़े से लेकर उसने कौन सी इयरिंग या ब्रासलेट पहना हुआ होता था, ध्रुव के दिमाग में उसी हर छवि एक पोर्ट्रेट की तरह छाप छोड़ जाती थी। इसी इयरिंग को एक झलक देखकर ही ध्रुव को अंदाजा हो गया था कि स्नेहा हो ना हो इसी रूम में होगी। साथ ही ध्रुव का दिल बार बार उसे इसी जगह स्नेह को ढूंढने के लिए तड़प रहा था। ये चीज तो ध्रुव भी नहीं जानता था कि क्यों उसके दिल को ये पता चल गया था कि स्नेहा यही होगी। आखिर ये कैसा एहसास था जो ध्रुव के तेज दिमाग को भी मात दे सकता था। फ्लैशबैक एंड पर ये चीजें ध्रुव कर्ण को कैसे बताता कि उसके दिल यहाँ आने के लिए तड़प रहा था। ध्रुव कर्ण को इग्नोर करके कहता है, अ कॉमन सेंस इज फॉरमोस्ट रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी मिस्ट्री। ध्रुव, टेक रेस्ट, वी विल लीव टुमारो, कहकर ऊपर के कमरों की तरफ जाने लगता है। कर्ण ध्रुव के तेज दिमाग को समझ तो नहीं पाया था, पर जैसे ही उसकी नज़र ध्रुव को स्नेहा के रूम की तरफ जाते हुए पड़ती है, वो भागकर ध्रुव के पास आ जाता है। कर्ण ध्रुव से पूछता है, तुम किस कमरे में सोने जा रहे हो? वो पार्थ उधर वाले रूम में है, शायद नशे में होगा। तभी ध्रुव को अचानक खटकता है, जल्दी जल्दी में तो वो ये भूल ही गया था कि वो स्नेहा के साथ नहीं सो सकता। ध्रुव कर्ण से कहता है, मैं कोई तुम्हारी बहन के साथ नहीं सो रहा। वो स्नेहा जिस रूम में सो रही थी उसके बगल वाले रूम को खोलकर कहता है, इधर सोने जा रहा हूँ। जबकि अगर कर्ण उसे नहीं टोकता तो ध्रुव स्नेहा वाले रूम में ही घुसने वाला था। ध्रुव अपने कमरे का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि कर्ण झट से उसी कमरे के अंदर आकर कहता है, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। ध्रुव जो ये सोच रहा था कि रात ज्यादा हो जाने के बाद वो स्नेहा के पास जाकर उसे अपने बाहों में अच्छे से सुलेगा, पर कर्ण ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था। कर्ण छिड़े हुए अंदाज में कहता है, तूने मुझे अपनी बहन से मिलने तक से रोका और मैं खुद उसे सुला देता तो तूने उससे मुझे मिलने तक नहीं दिया, इसीलिए अब मैं भी तुझे रात में अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर स्नेहा रात में जग कर डर गई तो कम से कम मैं यही बगल वाले रूम में होने से तुरंत उसके पास आ तो जाऊंगा। ध्रुव तो पहले से ही कर्ण के उसके साथ सोने से छिड़ रहा था, ऊपर से उसे स्नेहा की रात में उठने वाली बात पर उसका उसे किस करने वाला अंदाज याद आ गया। फ्लैशबैक, ध्रुव जब स्नेहा को किस सीखा रहा था तो पहले तो स्नेहा उसे सीखते सीखते ही सो गई थी। कहा ध्रुव को लगा था कि स्नेहा अपना मुंह उसे फ्रेंच किस करने के लिए खोल रही थी, और कहा स्नेहा उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए बीच किस में ही अपना मुंह खोलकर सोने लगी थी। ध्रुव को जब ये रियलाइज होता है कि स्नेहा किस में उसका साथ नहीं दे रही तो वो ऊपर उठकर स्नेहा के प्यारे चेहरे को निहारते हुए ही अपनी किस्मत पर कोसता है। वो एक नमूना ही था जिसके साथ किसी पहली बार कोई लड़की किस करते करते बीच में ही सो गई। लेकिन स्नेहा की यही प्यारी सी अदाओं पर ध्रुव को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगता है। फ्लैशबैक एंड, ध्रुव बेड पर लेटते हुए कहता है, क्या तुम्हें अब तक इतना नहीं पता कि तुम्हारी बहन इस जन्म में कुंभकर्ण है? एक बार उसे अगर नींद आ जाए तो चाहे आसमान क्यों न गिर पड़े वो पहले अपनी नींद पूरी करेगी। कर्ण को ध्रुव के मुंह से अपनी बहन की बातें सुनकर हैरानी होती है, ये बात तो उसको सही मायने में नहीं पता थी। कर्ण भी बेड पर लेटकर कहता है, तुम्हें मेरी बहन के बारे में इतना कैसे पता, और तुम मेरी बहन को क्या कुंभकर्ण कह रहे हो? पहले अपने भाई पार्थ को देखो, कुंभकर्ण कहीं का। कर्ण ध्रुव को उसके भाई को कुंभकर्ण छिड़ाकर दूसरी तरफ करवटें लेकर सो जाता है। उसने सुबह अपनी बहन से मिलना भी तो था। वही ध्रुव के चेहरे पर स्नेहा पर इतने टाइम्स के बाद स्माइल थी। उसे स्नेहा के करीब होने से जो खुशी मिलने लगी थी। ध्रुव अपने मन में स्नेहा का नाम लेता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ध्रुव अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, मैं अपने दिमाग को तो रोक सकता हूँ पर तुम्हें कैसे कंट्रोल करूँ, ये तो अब मेरी भी नहीं सुनता। तुम्हारे नाम के जिक्र से ही तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। अगला दिन, पार्थ की आंख जल्दी खुल जाती है क्योंकि जमीन पर पड़ा कारपेट उसके गिरने से थोड़ा खिसक गया था, जिससे पार्थ को अपने नीचे काफी ठंडक लगने लगी थी। ध्रुव करवट लेकर देखता है तो ये वो रूम नहीं था जहां वो रोज सोया करता था। ऊपर से उठते वक्त उसके बम पर काफी दर्द हो रहा था। रात में पार्थ काफी ऊपर बेड से नीचे जमीन पर अपने बम के बल पर गिरा था। पार्थ अपने बम पर हाथ रखकर ऊपर देखता है तो प्रिया बड़े आराम से बेड पर सो रही थी और वो नीचे बिना किसी कंफर्ट के पड़ा हुआ था। पार्थ प्रिया को घूरते घूरते देखते हुए उसके बिना चश्मे वाले चेहरे को निहारने लगता है। प्रिया बेहद प्यारी थी पर उसका छोटा सा चेहरा उसके बड़े बड़े गोल से चेहरे को ढक देता था। पार्थ देखता है कि प्रिया की आंखें धीरे धीरे खुलने वाली है तो वो भी तुरंत अपने पहले वाले घूरने के अंदाज में वापस आ जाता है। प्रिया अपनी आंखें मसल कर जैसे ही गुड मॉर्निंग स्नेहा, आज तुम जल्दी उठ गई कहती है, वैसी ही उसकी चीख निकल जाती है। प्रिया पार्थ से डरते हुए कहती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और तुमने अपनी शर्ट क्यों नहीं पहनी है?
पार्थ का भी ध्यान जल्दी से अपनी शर्ट पर जाता है तो झट से उसके बटन लगाकर कहता है, रुको रुको मेरे एब्स अभी मत देखो, अभी मैं अच्छे शेप में नहीं हूँ, कुछ दिन ट्रेनिंग मिस कर दिया था। प्रिया पार्थ की बातें सुनकर हैरान भी थी, साथ ही उसे हंसी भी आ रही थी कि ये लड़का सच में कितना खुद को लेकर ऑब्सेस्ड है। प्रिया अभी अंदर ही अंदर हंसी रही थी कि पार्थ उसे तुरंत टोककर कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों मारा और तुमने मुझे नीचे कैसे सोने दिया? मेरे ड्रंक होने का तुम ऐसा मुझसे बदला लोगी? प्रिया देखती है कि पार्थ अपने बम पर हाथ रखकर सहला रहा है जैसे उसे कितनी तेज लगी हो। तभी प्रिया को याद आता है कि पार्थ और वो इस रूम में कर क्या रहे थे। वो लोग एक साथ एक ही रूम में सो रहे थे। उसे ये तो याद नहीं था कि वो दोनों एक साथ रूम में कैसे आए। प्रिया पार्थ से कहती है, मुझे नहीं पता हम दोनों इस रूम में कब और कैसे आए। प्रिया ये सब कहकर बहुत प्यारी सी मासूम लड़की लग रही थी, जैसे अपनी बातों से पार्थ को कोई गलत मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कि प्रिया उसके साथ सोकर उसका और उसके परिवार का नाम बदनाम करने वाली लड़की नहीं है। पार्थ प्रिया से कहता है, अरे बात ये नहीं है, तुम मेरे साथ सो भी रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे जमीन पर गिराकर क्यों सो रही थी? तुम्हें नहीं पता था कि नीचे की जमीन कितनी ठंडी थी? तुमने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया और मुझे पता नहीं कितनी जोर से बेड से नीचे गिराया होगा कि मेरे दिमाग को भी याद नहीं है। पार्थ प्रिया को डरा डरा कर अपनी बातें उस पर थोपने पर लगा हुआ था। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो पार्थ जाकर उस दरवाजे को खोल देता है। सामने एक स्टाफ पार्थ को नीचे आने के लिए कहता है और ये भी बता देता है कि ध्रुव सर ने आपको नीचे बुलाया है। पार्थ जल्दी से फ्रेश होने भागता है। अब उसका सारा नशा गायब हो गया था क्योंकि उसका भाई इसी फार्म हाउस में आ गया था। अगर उसने पूछ लिया कि वो कल रात को वापस क्यों नहीं आया और एक लड़की के साथ एक ही रूम में क्या कर रहा था तो वो क्या जवाब देगा? प्रिया भी पार्थ की हडबडी देखकर समझ गई थी कि नीचे ध्रुव सर आ गए हैं, पर उसे तभी स्नेहा का ध्यान आता है। उसने स्नेहा को कल रात से नहीं देखा था। प्रिया जल्दी से अपनी सैंडल पहनकर उस रूम से बाहर निकलती है और अपने आसपास गैलरी में देखने लगती है। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। प्रिया पलटकर देखती है तो वहां और कोई नहीं बल्कि ध्रुव और कर्ण थे, जो कि स्नेहा को उठाने के लिए आ रहे थे। आ तो कर्ण रहा था पर ध्रुव भी उसके साथ साथ आने को कहता है। प्रिया जल्दी से अपना सिर झुकाकर गुड मॉर्निंग सर विश करने लगती है, जिस पर ध्रुव अपना सिर हिला देता है। गुड मॉर्निंग का रिप्लाई तो उसने बस स्नेहा को ही दिया था। अब तक बाकियों के साथ उसका नॉर्मल रिएक्शन होता था। इससे पहले प्रिया वहां से थोड़ा दूर जाती ध्रुव खुद उसको अपने पास आने के लिए कहता है। प्रिया को लग गया था कि ध्रुव जरूर प्रिया को गलत लड़की समझेगा जो उसके भाई को सेड्यूस करके उसकी जीएफ बनना चाहती होगी या फिर अपना नाम संघनीय की डायरी में लाना चाहती होगी। प्रिया डरते डरते अपनी गर्दन झुकाकर ध्रुव के पास आकर कहती है, सर मुझे नहीं पता कि मैं उस रूम में पार्थ के साथ। तभी ध्रुव उसे रोककर कहता है, कल स्नेहा के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। प्रिया जो अपनी गर्दन झुकाए ध्रुव से डर रही थी, अचानक ध्रुव के मुंह से ये सुनकर उसका डर भाग जाता है। उसकी जगह स्नेहा की चिंता ले लेती है। इससे पहले प्रिया कई सवाल पूछती, ध्रुव प्रिया को सारी बातें ब्रीफ कर देता है। साथ ही शायद उस ड्रग का डोज पार्थ या प्रिया को भी दिया हो सकता है। प्रिया कुछ सोचकर याद करती है तो ध्रुव को रात में एक जूस पार्थ ने पिया था वो बता देती है। साथ ही उसके सिर पर अचानक किसी चीज के लगने का भी दर्द हुआ था, पर सुबह हुई तो वो और पार्थ एक रूम में थे, जबकि वो रात में स्नेहा को ढूंढने जाने वाली थी। प्रिया को जितना याद था वो सब ध्रुव और कर्ण को बता देती है। ध्रुव थोड़ा गंभीर होकर प्रिया से स्नेहा को कुछ बताने के लिए कहता है, जिस पर प्रिया झट से अपना सिर हिला देती है। कर्ण प्रिया से कहता है, स्नेहा के साथ जाकर तैयार हो जाओ और उसको बताओ कि उसका भाई उसका कब से इंतजार कर रहा है। तुम दोनों नीचे आ जाओ, हम ब्रेकफास्ट करके मेरे घर जाएंगे। कर्ण ध्रुव की तरफ देखकर जैसे उसे चिढ़ना चाह रहा हो कि स्नेहा तो उसकी बहन है, उसके साथ ही जाएगी, नीचे चला जाता है। पीछे पीछे ध्रुव भी चला जाता है। प्रिया कर्ण के बताए रूम में जाकर देखती है तो स्नेहा तो बड़े आराम से सो रही थी। वहां प्रिया का ध्रुव की बात सुनकर कलेजा ही कांप गया था कि अगर ध्रुव सर सही टाइम पर नहीं आते तो आज क्या होता। आखिर वो कैसे अपनी दोस्त को भूलकर सो गए थे। प्रिया स्नेहा को हिला दुला कर उठा ही देती है। तभी स्नेहा अनजान से रूम को ध्यान से देखती है, पर उसको ये याद नहीं आ रहा था कि वो इस रूम में कैसे आए। पर उसे रात में एक मास्क वाले आदमी का उसके करीब जाना याद आ जाता है तो स्नेहा के आंसू धीरे धीरे गिरने लगते हैं। प्रिया जब स्नेहा को रोते हुए देखती है तो उसे गले से लगकर कहने लगती है, कल कुछ नहीं हुआ था, ध्रुव सर टाइम पर आ गए थे और उन्होंने उस आदमी को भी पकड़ लिया है। प्रिया ये सब ध्रुव के कहने पर कहती है वो ये तो नहीं जानती थी कि आखिर ध्रुव आगे करना क्या चाहता है, पर उसने स्नेहा को बता दिया।
आगे स्नेहा अपने ऊपर पहनी हुई शर्ट देखकर याद करती है कि उसके दिमाग में कुछ चीजें धुंधली जरूर है, जैसे ध्रुव ने खुद उसे शर्ट पहनाया था, साथ ही उसको रोने से भी चुप करा रहा था। प्रिया स्नेहा को एक ड्रेस की तरफ इशारा करके कहती है, नीचे कर्ण भाई भी है, उन्होंने मुझे और तुम्हें जल्दी से तैयार होने के लिए कहा है। कुछ देर बाद पार्थ को भी जो कल रात हुआ पता चल गया था। वो तो सबसे पहले सर्वेंट्स की ही क्लास लगाए जा रहा था कि अनजान आदमी को क्यों स्टाफ में चुना। वो कर्ण जो पार्थ से नाराज बैठा था उसे बताने लगता है कि उसने कल इतनी ड्रिंक नहीं करी थी कि वो बेहोश हो जाए। तभी नीचे प्रिया और स्नेहा भी आ जाते हैं। पार्थ अपनी दोस्तों की तरफ जाना चाहता था, तभी कर्ण उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे कर देता है और छिड़कर पार्थ से कहता है, मैंने एक जिम्मेदारी दी थी, वो तो तुम उठा नहीं सके, इसीलिए आज मेरी बहन और उसकी दोस्त मेरे साथ मेरे घर ही जाएगी। कर्ण बड़े भाई वाले हक तो दिखा रहा था, पर पार्थ कैसे अपनी दोस्ती वाला हक नहीं जमाता। पार्थ भी कर्ण को एक तरफ करके स्नेहा से कहने लगता है, सॉरी स्नेहा, कल मुझे पता नहीं कैसे बेहोशी आ गई और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर आज के बाद मैं तुम्हें और प्रिया को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो। कर्ण को कहा ये बात हजम होती कि अपना फर्ज वो पार्थ के कंधे पर डालता। कर्ण कहता है, तुम्हारी मदद की किसको जरूरत है, अभी स्नेहा का भाई है, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ, आज के बाद स्नेहा को मैं किसी दोस्त के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। वही पार्थ भी अपने दोस्तों के हमेशा स्टैंड लेने वाला कैसे चुप हो सकता था, वो भी प्रॉमिस कर देता है, आज के बाद मैं कभी ड्रिंक ही नहीं करूंगा। कर्ण और पार्थ दोनों स्नेहा के चक्कर में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि स्नेहा आखिर किसके साथ जाएगी। इन दोनों की तू मैं शुरू जिस कारण हुई थी वो अब स्नेहा किसकी बात मानेगी उस पर जाके खत्म होती है। दोनों ने स्नेहा पर अपना अपना हक जमा लिया था। वही स्नेहा जो पहले खिलखिलाती हुई दोनों पक्षों की बातें एंजॉय कर रही थी, बाद में प्रिया से उसकी मदद करने को कहती है, पर वो बेचारी क्या कहती, उसका तो एक हाथ पार्थ ने पहले से ही पकड़ लिया था। पार्थ के मुताबिक प्रिया को अपने साइड ले लेने से उसका पाला भारी होता और प्रिया पर अपना हक जिताकर पार्थ ने प्रिया को ये तो मेरी है कहकर अपने पीछे खींच लिया था। अब फैसला स्नेहा पर था कि वो आखिर किसके साथ जाएगी, कर्ण के घर या पार्थ और प्रिया के साथ। तभी चुपचाप बैठे ये तमाशा देखते हुए ध्रुव अपनी जगह से खड़े होता है और सीधा स्नेहा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ध्रुव स्नेहा के आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम मेरे साथ चल रही हो, तुम्हें कराटे आते हैं, आज उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। ध्रुव इतना कहकर सीधा स्नेहा का हाथ पकड़कर बाहर के तरफ जाने लगता है। कर्ण और पार्थ जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि अचानक ध्रुव सारी बाजी ले जाएगा। कर्ण तेजी से ध्रुव से लड़ते हुए कहने लगता है, तुम मेरी बहन को लेकर कहाँ जा रहे हो। तभी ध्रुव जो तब से कर्ण और पार्थ की बचकानी लड़ाई देख और सुन रहा था, वो कहता है, क्या तुम इसको इतना कमजोर समझते हो, स्नेहा अपना बदला लेना जानती है। उस मास्क वाले आदमी को स्नेहा खुद सबक सिखाए, स्नेहा यही चाहती है, मुझे नहीं लगता स्नेहा को हर समय कोई सपोर्ट की जरूरत है। राइट स्नेहा, ध्रुव ने स्नेहा के आंखों में देखकर पूछा था। स्नेहा जो सुबह से सामने से सब कुछ ठीक होने का प्रिटेंड कर रही थी, पर ध्रुव की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती थी। ध्रुव नहीं चाहता था कि स्नेहा की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पर आज के इंसिडेंट का नेगेटिव कोई इम्पैक्ट पड़े। वो वही पुरानी वाली स्नेहा चाहता था जो किसी इंसान से भी बिना गलती हुई भिड़ने की ताकत रखती थी। ध्रुव को स्नेहा के दिमाग में हर समय किसी के सपोर्ट का जहन नहीं डालना था, बल्कि हर मुश्किल से खुद बाहर निकलने की ताकत उसमें भरनी थी। ध्रुव ये भी जानता था कि स्नेहा को कोई कराटे नहीं आता, पर उसका कॉन्फिडेंस को वो किसी भी हाल में तोड़ने देना नहीं चाहता था। ध्रुव फिर से स्नेहा से पूछता है, तुम बताओ, जिसने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करी उसको सामने देखकर तुम क्या करना चाहोगी। बस ध्रुव का इतना पूछना ही था कि स्नेहा ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। स्नेहा ने गुस्से में आकर सब बता दिया कि अगर वो आदमी मेरे सामने आया तो मैं उसको पीट पीट कर उसका कचूमर बना दूंगी। मैं खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। कर्ण और पार्थ भी हैरान थे, क्योंकि थोड़े देर पहले ये दोनों लड़के स्नेहा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, जबकि स्नेहा खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। ध्रुव अंदर ही अंदर खुश हो गया था, आखिर स्नेहा अपने अंदर का इमोशन बाहर लाने में कामयाब हुई। ध्रुव अपने आप से ही कहता है, कोई मुसीबत तुम तक पहुंच नहीं पाएगी, पर तुम्हें मैं कभी कमजोर लड़की नहीं बनने दूंगा, मेरी चुहिया। ध्रुव अपने गार्ड्स को इशारा करता है और कई लाइन से गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कर्ण कुछ करता, पार्थ जल्दी से स्नेहा का हाथ पकड़कर आगे वाली गाड़ी में आकर बैठ जाता है। दूसरा हाथ अभी भी उसने प्रिया का पकड़ा हुआ था। वो अब जान गया था कि ध्रुव भाई की बात बिल्कुल सही थी, और अगर स्नेहा खुद उस आदमी को सबक सिखाएंगे तो ये स्नेहा के लिए ही अच्छा होगा।
पीछे 3 नमूनों की तरह प्रिया, पार्थ और स्नेहा बैठे हुए थे। वहीं कर्ण ध्रुव के कानों में कहता है, भाई पर वो असली मास्क वाला आदमी अभी कहाँ पकड़ा गया है, वो तो। तभी ध्रुव कर्ण से कहता है, स्नेहा को आज की बेकार यादों से ओवरकम करने के लिए ये प्लान किया गया था। उस मास्क वाले आदमी को भी एक ना एक दिन मैं ढूंढकर इस दुनिया से गायब कर दूंगा। ध्रुव का डेंजरस हो रहा और उसकी आंखों में उस आदमी के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। कर्ण थोड़ा रुककर ध्रुव से पूछता है, ध्रुव तूने इतनी केयर आज तक किसी की भी नहीं करी। स्नेहा को मेंटल, इमोशनल और ना जाने क्या क्या तू वो सब कर रहा है, जबकि स्नेहा तेरी कुछ नहीं लगती। आखिर बात क्या है? कल तेरा स्नेहा को लेकर मैंने एक अलग रूप ही देखा था। ध्रुव उसकी बात टालकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर यह सब मेरे फार्म हाउस पर हुआ और मैं कोई गलत मेमोरी स्नेहा के दिमाग में याद के तौर पर नहीं रखना चाहता हूँ। ध्रुव अपने चेहरे पर बिना भाव वाले एक्सप्रेशंस रखकर उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आके बैठ जाता है। वही कर्ण ध्रुव की आज की बातों और कल के एक्शन दोनों से एक सा ना मिलने पर अपनी एक छिपी मुस्कान नहीं रोक पाता। सभी लोग सीधा ध्रुव के बताए जगह पर पहुंचते हैं और ध्रुव स्नेहा पर अपना हक जताकर सीधा उसे जहां एक आदमी मास्क लगाए रस्सियों से बंधा हुआ था। ध्रुव ने पहले ही अपने आदमी से कहकर उस पहलवान इंसान के चेहरे को बिल्कुल उस मास्क जैसा मास्क पहनाकर बंधा दिया था। स्नेहा जैसे ही उस मास्क को देखती है उसे रात वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। स्नेहा अपने दोनों होठों को दबाए अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी। वहीं बगल में खड़े सभी लोग स्नेहा को देखकर हैरान हो गए थे। किसी ने इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि जो लड़की अभी कुछ देर पहले गाड़ी में उनसे हंसी खुशी बातें कर रही थी, अचानक उस मास्क वाले आदमी को देखकर अलग ही रूप में देख रही थी। ध्रुव स्नेहा का हाथ पकड़ता है तो स्नेहा धीरे से अपना चेहरा ध्रुव की तरफ करती है। ध्रुव स्ट्रिक्ट टोन में ही कहता है, अब आगे जो भी करना है वो तुम्हारी मर्जी, चाहो तो इसे जाने दो या चाहो तो। स्नेहा ने ध्रुव की पूरी बात सुने बिना ही सीधा उस आदमी को लाते मारने लगी। स्नेहा ने अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी बनाकर कई घूंसे भी उस आदमी को मारे। उस आदमी का हाल तो कल रात ध्रुव की मार से बेहाल था, पर उन चोटों पर स्नेहा की मार सुई की तरह जख्म को चुभने वाले काम कर रहे थे। स्नेहा यहाँ वहाँ देखती है तो उसे एक हॉकी स्टिक भी दिखती है जो बिल्कुल ध्रुव ने ही रखवाई थी। उसे उठाकर उस आदमी को पीटने लगती है। ये देखकर तो पार्थ और प्रिया उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। सबसे ज्यादा मजा तो पार्थ को आ रहा था। पार्थ बार बार स्नेहा को उकसा रहा था, साथ ही ज्यादा कहाँ पर अच्छे से दर्द हो सकता था उस जगह पर पॉइंट करके स्नेहा को बता रहा था। ध्रुव ये देखकर बाहर आ जाता है। वहीं उसके पीछे पीछे कर्ण भी कुछ सोच में गुम बाहर ही आ रहा था। कर्ण को अपने ख्यालों में खोया देखकर ध्रुव कहता है, तू चिंता मत कर, असली मास्क वाला आदमी को मैं ऐसी सजा दूंगा कि आइंदा वो स्नेहा के नाम से भी काम जाएगा। कर्ण ध्रुव को हैरानी से देख रहा था कि अचानक कर्ण ध्रुव से पूछ ही लेता है जो वो सुबह से पूछना चाहता था। ध्रुव एक बात सच सच बता, तू स्नेहा के लिए इतना सॉफ्ट कैसे पड़ने लगा? तू पहले तो ऐसा नहीं था, इतना तो तूने अपने परिवार के लिए भी नहीं किया है कभी। सबक सिखाना अलग था, पर स्नेहा के लिए इस हद तक जाना ये थोड़ा पर्सनल लग रहा है। मैं स्नेहा का भाई हूं, पर मैं भी ये नहीं समझ पाया कि स्नेहा आखिर चाहती क्या है, पर तू स्नेहा के बिना कुछ कहे ही समझ गया कि उसे क्या चाहिए। कर्ण थोड़ा रुककर ध्रुव से पूछता है, कहीं तुझे स्नेहा से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? प्यार में ही इंसान इस हद तक सामने वाले इंसान के अंदर क्या चल रहा है समझ जाता है। प्यार शब्द सुनकर ध्रुव का दिल बेचैन होने लगता है। वो झट से अपने पुराने रूड अंदाज में कर्ण को अपनी आंखें दिखाकर बता देता है, ध्रुव को किसी से कोई प्यार नहीं है। तभी ध्रुव को पीछे से स्नेहा के हंसने की आवाज आती है। ध्रुव पलटकर देखता है तो स्नेहा बाहर ही हंसते खिलखिलाती हुई आ रही थी। ध्रुव जो कुछ देर पहले कर्ण को घूर रहा था, अचानक स्नेहा की प्यारी सी स्माइल में ही खो जाता है। ध्रुव का बेचैन दिल मानो स्नेहा के लिए ही तरस रहा था। ध्रुव को स्नेहा में खोते हुए कर्ण ने भी देख लिया था। साथ ही ध्रुव के चेहरे पर आई कुछ देर की मुस्कान भी कर्ण की आंखों से बची नहीं थी। कर्ण जब ये देखता है तो उसे दो खूबसूरत लोगों की शादी, इसके बाद ध्रुव के सामने बहन के भाई होने का रौब, साथ ही उनके दो खूबसूरत बच्चे प्यार से उसको मामू मामू कहते हुए नजर भी आ जाते हैं। कर्ण अपने ख्यालों में ही ध्रुव को बार बार जीजा जी कहकर परेशान कर रहा था। उसे ध्रुव का बार बार चिढ़ना ज्यादा अच्छा लग रहा था। कर्ण ने तो अपने दिमाग में स्नेहा और ध्रुव को एक बार देखकर ही सारी फ्यूचर प्लानिंग कर ली थी। उसका इतना बड़ा ख्वाब तुरंत पार्थ आकर तोड़ देता है जब पार्थ स्नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए दिखता है। अचानक ध्रुव के जगह पार्थ को एक झलक ही इमेजिन करने पर कर्ण वॉमिट वाला चेहरा बनाने लगता है।
ध्रुव, जिसका ध्यान कर्ण की पहले मंद मंद मुस्कुराते हुए शक्ल से करेला खाने वाली शक्ल पर चला गया था, उसे हिलाते हुए कहता है, कर्ण ये सब क्या कर रहा है? खुली आंखों से क्या सपने देखे जा रहा है? तभी कर्ण अपने फ्यूचर से वापस प्रेजेंट में आकर अपने सिर पर हाथ रख लेता है। उसके मुंह से जीजा जी अचानक से ही निकल जाता है। ध्रुव शौक होकर कर्ण से पूछता है, कौन जीजा? किसका जीजा? कर्ण झट से खुद को वापस नॉर्मल करते हुए कहता है, अरे मैं जीजा नहीं ब्लकी पिज्जा कह रहा हूँ। वो मेरी बहन को पिज्जा बहुत पसंद है ना। तू तो खाता नहीं है ये फास्ट फूड, पर मैं और मेरी बहन बहुत मन से खाते हैं। तभी पिज्जा का जिक्र पार्थ और स्नेहा के तेज कानों ने भी सुन लिया था। स्नेहा झट से कर्ण के पास आकर कहती है, क्या हम सब अभी पिज्जा खाने जाएंगे? तभी ध्रुव स्नेहा को फास्ट फूड ना खाकर अच्छी हेल्दी डाइट लेने के लिए कहता है। ध्रुव स्नेहा से कहता है, कुछ दिन बाद इंटर कॉलेज कंपटीशन स्टार्ट होने वाले हैं। बाहर का अनहेल्थी से अच्छा। लेकिन ध्रुव आगे के शब्द अपने मुंह में ही रख लेता है। स्नेहा एक मासूम पपी फेस के साथ ध्रुव की तरफ देख रही थी। पहले ये हथियार सिवाय ध्रुव के हर किसी पर चल जाता था, पर इस बार ध्रुव सीधा इसके निशाने पर खड़ा था। स्नेहा ने कुछ कहा तो नहीं था, पर उसकी मासूम शक्ल देखकर ध्रुव का पत्थर दिल कब का पिघलने लगा था। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर कहता है, ओके, पर सिर्फ आज ही बाहर का खाना है। स्नेहा प्यार से कहती है, क्या हम बाहर का छोले भटूरे, मोमोज, चाउमीन और गोलगप्पे भी खा सकते हैं? ध्रुव स्नेहा की प्यारी शक्ल को ना ही नहीं कर पाया था और उसका सिर अपने आप ही हाँ में हिलने लगता है। स्नेहा एक बड़ी सी मुस्कान देकर कर्ण को हाई फाइव करती है, जो अपने दोस्त को एक ही झटके में पिघला देखकर खुश हुए जा रहा था। कान को अब लगने लगा था कि शायद ध्रुव स्नेहा को पसंद करने लगा है, वरना ये खड़ूस इंसान कब से अपने फैसले बदलने लग गया। ध्रुव के चक्कर में तो बेचारा कर्ण भी बाहर का फास्ट फूड नहीं खा पाता था। ध्रुव के पास अनगिनत लॉजिक होते थे बाहर के खाने को ना खाने पर, आज ध्रुव बिना किसी के कुछ कहने से पहले ही मान गया था। कर्ण अंदर ही अंदर अपने दोस्त और अपनी बहन को साथ में पैर अप करने की प्लान बनाने लग गया था। कर्ण के अकॉर्डिंग पतझड़ के पेड़ पर बसंत का फूल बस स्नेहा ही लगा सकती थी। वही पार्थ भी ये देखकर हैरान था कि ध्रुव भाई, जो उसको कभी भी इन चीजों के लिए हाँ नहीं करते, पर स्नेहा के कहने पर एक ही झटके में मान गए। चारों ने दिल्ली के स्पेशल खाने की चीजों का खूब लुत्फ उठाया। वही ध्रुव बस बिन बुलाए मेहमान की तरह उसको कंपनी दे रहा था। उसने किसी को आज कोई लेक्चर तो नहीं दिया, पर ऑर्डर करने से पहले ही क्रम तीखा खाना जरूर कहता गया। कर्ण जानता था कि स्पाइस तो ध्रुव को पता भी नहीं चलती, पर स्नेहा के लिए खुद कम तीखा खाने का ऑर्डर कर रहा है और मुझसे कहता है प्यार नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ आयशा सुबह होने पर स्नेहा की बर्बादी की खबर सुनने और स्नेहा की किसी लड़के के साथ की फोटो लेने के लिए रवि को कॉल करती है। दरअसल आयशा ने रवि से इसी चीज का प्रॉमिस मांगा था कि स्नेहा को वो पूरे कॉलेज में बदनाम करेगी, बाद में चाहे उसका यूज कौन करे, उसे उससे कोई मतलब नहीं था। पर उसके सभी गर्म मंसूबों पर रवि गुस्से से ठंडा पानी डालता है। रवि आयशा को कल रात हुई सारी बात बता देता है। सारी बात सुनकर सबसे पहला सवाल आयशा का यही था कि तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखा ध्रुव ने, और कहीं वो दूसरा आदमी ध्रुव को सब कुछ ना बता दे। जिसे सुनकर सबसे पहले तो रवि अपनी टूटी हुई उंगली को देखकर मन ही मन ध्रुव को कोसता है। बाद में आयशा को रवि बता देता है कि उसने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा, साथ ही उस दूसरे आदमी को तो सुबह होने तक कुछ याद नहीं होगा। रात में उससे ध्रुव क्या ही पता निकाल लेगा। इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं मैं। आयशा फ्रस्ट्रेट तो थी कि ध्रुव ने अपने दिमाग लगाकर स्नेहा को बचा लिया, पर अब उसे किसी भी हाल में स्नेहा को आने वाले कंपटीशन में जीतने नहीं देना था। आयशा को यही लगने लगता है कि ध्रुव स्नेहा की कॉलेज के कंपटीशन जीतने के वजह से ही इतनी फिक्र करने लगा है। अगर स्नेहा कॉलेज की तरफ से इंटर कॉलेज कंपटीशन में भी जीत गई तो ध्रुव की नज़रों में काफ़ी ऊपर निकल जाएगी। ध्रुव प्यार तो कभी नहीं करेगा, पर अपने कॉलेज का नाम देश में करने वाली लड़की से अट्रैक्ट जरूर होगा। कई दिन अच्छे से निकल जाते हैं। स्नेहा अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखती, पर डेली दो अलग अलग जाकर प्रैक्टिस करने से उसकी बॉडी जरूर थक गई थी। डांसिंग कमेटी की हेड कृति थी, उसने भी स्नेहा का हार्डवर्क और डेडिकेशन देखा था। साथ ही जब भी स्नेहा को कॉलेज खत्म होने के बाद बुलाया जाता, स्नेहा बिना नाक नखरे किए पहुंच जाती थी। पहले स्नेहा से थोड़ी जलन के कारण कृति स्नेहा को ठीक से परख नहीं पाई थी, पर एक हफ्ते स्नेहा के साथ ट्रेनिंग में रहने से वो भी स्नेहा की मासूम बातें और उसकी हरकतों से खुद को हंसने से रोक नहीं पाती थी। साथ ही स्नेहा के साथ देने कई बार उसके दोस्त और कर्ण भी आ जाया करता था।
कर्ण भी अपनी बहन की डांस की रिकॉर्डिंग करके अपनी मॉम को भेज देता था, जो उनके दोस्तों यानी पार्थ की मॉम और स्नेहा की मॉम के व्हाट्सएप जीआरपी का हिस्सा बनती थी। कर्ण कई प्यारी प्यारी कॉलेज में स्नेहा और उसके दोस्तों की पिक्चर भी भेज देता था। दरअसल उसका काम था इन शैतानों की सारी हरकतें इनकी मां तक पहुंचाना। वही आयशा कुछ दिनों के लिए फॉरेन अपने मेकओवर के लिए गई थी। वही रवि ने भी अपने डैड के बिजनेस के वजह से फॉरेन का बहाना बताकर कॉलेज से लीव ले ली थी, ताकि तेज दिमाग वाले ध्रुव की नज़रों में ना आ सके। ध्रुव कितना दिमाग में तेज था वो रवि अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने एक हफ्ते गायब हो जाना ही सही समझा। वही ध्रुव भी स्नेहा की सिंगिंग क्लास में आकर उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग चुपके से अपने फ़ोन पर भी बिना किसी की नज़र में आए कर देता था। स्नेहा की आवाज़ थी ही इतनी प्यारी। अब रात में ध्रुव को बस हेडफोन की ज़रूरत पड़ती थी, उसको नींद भी गहरी आती थी, साथ ही उसके दिन की शुरुआत भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ होती थी। ध्रुव में आते बदलाव कर्ण के नज़रों से नहीं छिपे थे। उसने कई बार ध्रुव को स्नेहा को प्यार से देखते हुए भी पकड़ा था, जिस पर हर बार कोई ना कोई बहाना ध्रुव का तेज दिमाग तुरंत बना लेता था। वहीं पार्थ भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा था, स्नेहा का असाइनमेंट खुद करके और अपना असाइनमेंट हैरी पॉटर यानी प्रिया से करवाकर। स्नेहा की क्लास के कई स्टूडेंट्स स्नेहा को इंटर कॉलेज कंपटीशन में जीतने के लिए कई बार मोटिवेट भी कर देते थे। पार्थ ने इनडायरेक्टली उन सबके दिमाग में स्नेहा की जीत उनकी जीत जो भर दी थी। पार्थ की करी सारी टेक्निक काम आई। चंद स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी स्टूडेंट्स स्नेहा को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करने लगे। वहीं ध्रुव भी सीक्रेटली स्नेहा को एडमायर करने लगा था। वो लाख अपने दिल को स्नेहा के करीब जाने से रोकता, पर उसका दिल उसकी ही नहीं सुनता। ध्रुव को पहले स्नेहा से थोड़ा अट्रैक्शन हुआ था, जिसे उसने इन्फैचुएशन का नाम दे दिया था, जो एक ना एक खत्म हो ही जाना था। पर उसका तेज दिमाग शब्दों और एहसास में फर्क ही नहीं कर पा रहा था। उसे समझ में नहीं आता था कि क्यों बार बार उसका दिल उसकी ही नहीं सुनता था। ध्रुव को जब कर्ण ने प्यार शब्द पर जोर देते हुए भी पूछा था, तो ध्रुव के दिमाग में सिर्फ ना ही ख्याल आया था, पर ध्रुव को पता ही नहीं चला कि कब उसका सख्त दिल नर्म पड़ने लग गया है। स्नेहा की सिंगिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, इसके लिए ध्रुव ने कंपटीशन के 2 दिन पहले से ही पूरे कॉलेज में छुट्टी करने के लिए डीन को कॉल कर दिया था। खुद डीन इस बात पर हैरान था, क्योंकि उनका कॉलेज तो वैसे ही स्टडीज के चलते स्टूडेंट्स के नाक में दम कर देता था। अगर रविवार को छुट्टियां नहीं होती तो उनका कॉलेज रविवार को भी कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्लास लगवा देता। स्नेहा कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन इसके बावजूद कॉलेज में उसको डेली लेक्चर करना कंपलसरी था। इसी वजह से स्नेहा पूरे दिन पढ़ाई के साथ दो अलग अलग ट्रेनिंग भी करती थी और पूरी रात घोड़े बेचकर सो जाती थी। कई बार तो थकन के कारण स्नेहा क्लास के लेक्चर के बीच में ही सो जाया करती थी, जिसे वो क्लास का दूसरा सीआर यानी पार्थ करता था। स्नेहा कहीं ज्यादा ट्रेनिंग करने से एग्जॉस्ट ना हो जाए, इसीलिए ध्रुव ने पहले 2 दिनों की हॉलिडे भी करवा दिया था। डीन को ना चाहकर भी ध्रुव की बातों को मानना ही पड़ता है। बेशक उसे यहाँ पर हर फैसला लेने का अधिकार था, पर संघनीय से वो पंगा नहीं ले सकता था। साथ ही कुछ महीने पहले स्नेहा के लिए कैसे ध्रुव ने तुरंत एक्शन लिया था, वो भी डीन को याद था। सभी स्टूडेंट्स यूएफएम वाली बात तो भूल गए, पर इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस टीचर का दोबारा कॉलेज में कोई आमना सामना क्यों नहीं हुआ। दरअसल जिस टीचर ने सबके सामने स्नेहा पर आरोप लगाया था, उसको रिश्वत लेने के इल्जाम में ध्रुव ने निकलवा दिया था, जिसमें उसका सपोर्ट कर्ण की मॉम और पार्थ के डैड ने किया था, क्योंकि वो भी ट्रस्टी मेंबर में से एक थे। स्टूडेंट्स तो अपनी अपनी कॉलेज की मस्ती में ये भूल ही गए कि स्ट्रिक्ट टीचर उनके कॉलेज से रिस्ट्रिकेट हो चुके थे। कॉलेज का खुशनुमा माहौल था। कई लड़कों का पहला क्रश स्नेहा बनी हुई थी, इसीलिए स्नेहा को सपोर्ट करने के लिए पार्थ के साथ उन लड़कों ने कॉलेज में स्टार स्नेहा नाम का अकाउंट बना दिया था, जिस पर स्नेहा के लिए धीरे धीरे कई लड़कियां भी सपोर्ट दिखाने लगी, क्योंकि इस अकाउंट को हैंडल और कोई नहीं बल्कि लड़कियों का क्रश पार्थ था। वहीं स्नेहा के लिए इसी अकाउंट में कई कॉलेज के बड़े बड़े स्टार जैसे कर्ण और कृति ने भी अपना सपोर्ट दिखाया था। कुछ दिन पहले से ही कंपटीशन का वेन्यू डिसाइड हो गया था, जो कि दिल्ली में ही होना था, जहां पर देश के करीब 500 कॉलेज के स्टूडेंट्स भाग लेने वाले थे। डांसिंग और सिंगिंग के लिए हर एक कॉलेज के बस एक लड़का और एक लड़की ही कंपटीशन में भाग ले सकते थे, यानी हर कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स। पर स्नेहा ही एक इकलौती थी जो डांसिंग और सिंगिंग दोनों में भाग लेने वाली थी। आयशा और रवि भी विदेश से वापस कॉलेज आ गए थे। आयशा को समीरा ने कॉलेज में मिल रहे स्नेहा के अटेंशन वाली बातें पहले से ही कान में डाल दी थी। इन सब बातों को सुनकर आयशा वैसे ही स्नेहा से और ज्यादा छिड़े जा रही थी। ऊपर से उसके कई फोन कॉल कृति ने भी काट दिए थे।
दरअसल आयशा कई दिन कृति को फिर से स्नेहा खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी, पर कृति जब से डांसिंग की हेड बनी थी उसका भी एक मकसद था, अपने कॉलेज के इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट को कंपटीशन में जिताया। जहां बात कॉलेज के सम्मान की आती है वहां पर आपसी जलन भी कम हो जाती है, पर यह बात आयशा को समझ में नहीं आ रही थी। वो इस बार कुछ भी करके बस स्नेहा को हरवाना चाहती थी। कृति जब देखती है कि आयशा अपने कॉलेज के लिए भी अपनी जलन नहीं छोड़ सकती तो उसके बाद से कृति ने आयशा का कॉल उठाना ही बंद कर दिया था और अपनी पूरी कोशिश करी कि स्नेहा को सारे रिसोर्सेज दिलवा सके। स्नेहा के ही बहाने कृति को बार बार कर्ण कॉल किया करता था, जो कृति को अच्छा के साथ साथ बस थोड़ा बुरा लगता था कि काश कर्ण उसे भी उसके हाल चाल के लिए कॉल करता। कृति प्यार तो बहुत करती थी कर्ण से, पर कभी उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि कर्ण को अपने दिल का हाल बता सके। उसे डर था कि कहीं कर्ण से उसकी दोस्ती ही ना खराब हो जाए। कंपटीशन से एक दिन पहले स्नेहा और प्रिया शॉपिंग पर जाने का प्लान सोचते हैं, लेकिन गलती से ये बात प्रिया के मुंह से निकल जाती है जब वो और पार्थ स्नेहा के लिए बैनर्स में लिखे स्लोगन की चर्चा कर रहे थे। प्रिया को ये नहीं पता था कि गॉसिप करने में पार्थ से तेज कोई नहीं होगा। बिल्कुल स्नेहा के ही तरह ही पार्थ भोली भाली प्रिया के मुंह से बातें आसानी से निकाल लेते थे। रात में पार्थ ये जानकर काफी खुश हो रहा था कि कल उसे शॉपिंग करने जाना होगा, इसीलिए खुशी में वो जल्दी सो भी गया। ध्रुव उसकी सारी हरकतें नोटिस कर रहा था जब वो अपने फोन पर चैटिंग करते करते मुस्कुराए जा रहा था। ध्रुव को एहसास ही नहीं हुआ कि वो अब अपने भाई से इस बात से भी जलने लगा था कि पार्थ कभी भी चाहे स्नेहा से बात कर सकता था और उसे सिंगिंग हॉल में ही स्नेहा से कभी कभार बात करने का मौका मिलता था। ध्रुव ये बात जानना चाहता था कि पार्थ इतना खुश किस बात पर हो रहा था। उसके लिए उसे बस 1 घंटे का इंतजार करना था। 1 घंटे में ही पार्थ नींद में सब उगल देता था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ध्रुव ने पार्थ से सब उगलवा लिया और उसे पता चल गया कि कल स्नेहा शॉपिंग करने के लिए उसके ही मॉल में जाएगी। ध्रुव जल्दी से अपने सेक्रेटरी को कॉल पर कुछ बताने लगता है। एक सैटिस्फैक्टरी स्माइल के साथ ध्रुव भी अपने कानों में स्नेहा की आवाज की रिकॉर्डिंग लगकर चैन की नींद में सो जाता है। अगला दिन शॉपिंग मॉल। स्नेहा आई तो अपने लिए कुछ कंपटीशन की ड्रेस लेने पर पार्थ के साथ होने पर उन्हें सुबह से शाम हो गई बस 2 जोड़ी कपड़े लेने में। दरअसल आज इस मॉल में डेकेडल डिस्काउंट की छूट चल रही थी जिससे स्नेहा को उसकी ड्रेस काफी बजट में मिल रही थी, पर पार्थ अपनी शॉपिंग कैसे ना करता। पार्थ ने पूरा शॉपिंग माल ही अपने सिर पर उठा लिया था, डिस्काउंट वो भी अपने खानदान के मॉल पर, तो ध्रुव ने भी बहती गंगा में हाथ धोना सही समझा। उसने ये तक देखने की हिम्मत नहीं करी कि आखिर आज संघनीय के मॉल में इतना डिस्काउंट ही क्यों दिया जा रहा है। पार्थ अपने लॉजिक में प्रिया को भी फंसा कर उसे भी शॉपिंग करने के लिए मना लेता है, लेकिन दोनों लड़कियां बेचारी परेशान हो गई थी क्योंकि एक तरफ उनकी गिनती के बेइज्जत थे, वहीं दूसरी तरफ पार्थ बैगों से लादा हुआ था। शॉपिंग के बाद तीनों एक रेस्तरां में बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहे थे, पर पार्थ के दिमाग में कुछ खुराफाती ख्याल आता है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर तीनों की कुछ शॉपिंग साथ साथ करने की, कुछ एक साथ खाने की तस्वीरें शेयर कर देता है। पार्थ जानता था कि कर्ण और उसका भाई सिर्फ कॉलेज में भी अपने बिजनेस में लगे रहेंगे तो वो उन्हें तो छिड़ा ही सकता है, इसीलिए अपनी मस्ती भरी तस्वीरें वो शेयर कर देता है। कर्ण तो सच में सुबह से काम करके बोर हो हाई गया था, पर बार बार ध्रुव मना कर चुका था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसकी बहन और ध्रुव का भाई साथ में है तो उसके दिमाग में पार्थ नाम का जीजा फ्लैश होने लगा, जिसे सोचकर कर्ण ध्रुव को घर जाने का बहाना करके पार्थ की टैग करी लोकेशन के लिए निकल जाता है। पार्थ को फोन पर कुछ करते हुए स्नेहा ने भी देख लिया था, इसलिए स्नेहा पार्थ से पूछती है, तुम ये फोटो किसको भेज रहे हो? जिस पर पार्थ मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बिजी लोगों को प्यार से जलाने के लिए। पार्थ अपना फोन का एक व्हाट्सएप ग्रुप उन दोनों को दिखाता है जिसका नाम ब्रदर्स लिखा हुआ था। एडमिन पार्थ था, लेकिन ग्रुप पर बस 3 ही लोग थे। स्नेहा की नज़र तो बस एक ही नाम पर जाती है, ध्रुव, यहाँ तक कि उसके मुंह से नाम भी निकल जाता है, जबकि पार्थ ने ध्रुव का नाम हिटलर भाई से सेव किया था। पार्थ स्नेहा की तरफ देखकर उससे पूछता है, तुम्हें बिना फोटो देखे कैसे पता कि ये ध्रुव भाई ही है? क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और आधे माथे पर तो उनके बाल है। स्नेहा हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगती है। अब वो पार्थ को कैसे समझाए कि स्नेहा ने ध्रुव की बस आंखों से ही उसे पहचान लिया था। पार्थ जब तक जवाब नहीं मिलता स्नेहा को सवालिया नजरों से घूरे जा रहा था। स्नेहा कुछ सोचते हुए झट से कह देती है, अब बताओ, ब्रदर्स के ग्रुप में तुम्हारा भाई नहीं होगा तो क्या मैं होंगी? स्नेहा ये कहकर प्रिया से हाई फाइव मिलने की उम्मीद में अपना हाथ उठा लेती है, पर स्नेहा का जवाब पार्थ और प्रिया दोनों को बेकार लगता है, इसीलिए दोनों अपने कंधे उचकाकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब स्नेहा अपने हाथ को हवा में देखती है तो अपने दूसरे हाथ से खुद को ही हाई फाइव कर देती है।
बात घुमाने के लिए स्नेहा पार्थ से पूछती है, तुम फिर यहाँ पर किसको जलाना चाहते हो? पार्थ तुरंत बोल पड़ता है, मेरा भाई तो कभी नहीं जलेगा। वो तो बिजी इंसान है, उनको ये आउटिंग पार्टी वगैरह नहीं पसंद, पर कर्ण भाई जरूर जल जाएंगे। पार्थ आगे स्नेहा से कहता है, देखना कर्ण भाई, कुछ ही देर में इसी रेस्तरां में हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। स्नेहा पार्थ से कहती है, क्यों, तुम्हारा भाई क्यों नहीं यहाँ आ सकते? क्या पता वो भी यहाँ पर आ जाए। पार्थ स्नेहा से हंसते हुए कहता है, ध्रुव मेरा भाई है, मैं उनकी हर रग रग से वाकिफ हूँ। वो बिना बात के यहाँ पर नहीं आने वाले। उनसे तो एक मीटिंग के लिए कई बिजनेसमैन कई सोर्सेस लगाते हैं। कॉलेज भी दिल्ली ना जाए तो उन्हें कोई रोक टोक नहीं सकता। मैं शर्त लगा सकता हूँ, मेरा भाई तो नहीं आने वाला। आई नो माई ब्रदर द बेस्ट। पार्थ ये जताना नहीं भूला था कि अपने भाई को उससे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। स्नेहा पार्थ से पूछती है, तुम्हारे भाई को ये सब क्यों नहीं पसंद? क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड आयशा मैम के साथ भी बाहर नहीं जाते होंगे? स्नेहा नहीं जानती थी, पर उसे ध्रुव के बारे में हर चीज जानने की रुचि होने लगी थी, क्योंकि कई लोगों के मुंह से स्नेहा ने ये सुन लिया था कि ध्रुव सिर्फ स्नेहा को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। स्नेहा के लिए ही उन्होंने रेड फ्लैग देना बंद किया। साथ ही कॉलेज की 2 दिन बिना बात की छुट्टी होने वाली बात भी गर्ल्स हॉस्टल में फैल गई थी कि शायद ध्रुव सर को स्नेहा में इंटरेस्ट है। स्नेहा भी अपनी क्यूरियोसिटी के कारण पार्थ से सवाल कर देती है। पार्थ स्नेहा की बात सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगता है। पार्थ स्नेहा से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि वो मेकअप की दुकान भाई की गर्लफ्रेंड है? भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर स्नेहा अनजाने में ही अपने दिल पर हाथ रखती है, जिसे देखकर पार्थ कहता है, भाई को प्रपोज करने की मत सोचना। कई बेचारी लड़कियों के दिल भाई तोड़ चुके हैं, उन्हें प्यार शब्द से ही दिक्कत है, प्यार करना तो दूर की बात होगी। भाई तो आज भी कॉलेज की हर लड़कियों के पहले क्रश होंगे, पर कई प्रपोजल्स तो उन्होंने मेरे सामने ऐसे रिजेक्ट करे हैं जैसे एक मीटिंग के बाद कोई बेकार सी फाइल को रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए भाई के सपने मत देखने लग जाना, पता चले कल के कंपटीशन में तुम दिल टूटे आशिकों वाले गाने ही गाती रह जाओ। पार्थ तो ये बातें करके हंसी नहीं रोक पा रहा था, पर स्नेहा का दिल बार बार ध्रुव को ही देखने का हो रहा था। तभी कुछ देर बाद उनके पीछे से एक आवाज आती है, तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? पार्थ एक कोल्ड ड्रिंक का सिप एंजॉय कर रहा था, पर यह आवाज उसे डेली सुनी सुनी सुनाई दी। पार्थ के साथ साथ ये आवाज पर जिसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था वो थी स्नेहा, क्योंकि स्नेहा अभी जिसका नाम सोच ही रही थी वो वही शख्स था, यानी ध्रुव। पार्थ पलट कर देखता है तो ध्रुव उसे ही घूर रहा था, पर अचानक स्नेहा ध्रुव को देखने के लिए जब पलटती है तो ध्रुव की नज़र भी स्नेहा की नज़रों से जाकर रुक जाती है। दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखते अभी कुछ ही समय हुआ होगा कि पीछे से कर्ण चिल्लाते हुए ध्रुव से कहता है, यार हद है, तुझे कम से कम मेरे लिए तो रुकना चाहिए था। एक तो मैं तुझे यहाँ पर लेके आया, ऊपर से तूने मुझे ही पीछे छोड़ दिया। दरअसल कुछ देर पहले जब कर्ण ने पार्थ का मैसेज देखकर तुरंत उनके पास आने की सोची तो उसने ध्रुव से नहीं पूछा था, क्योंकि ध्रुव का जवाब ना ही होता। ध्रुव इस समय अपने बिजनेस के कामों में काफी बिजी हो गया था। उसका ज्यादातर समय तो बिजनेस मीटिंग और अपने एक्सपेंशन में ही बीत रहा था। कर्ण ध्रुव के दिल का हाल बार बार पता लगाने के चक्कर में स्नेहा का जिक्र करता तो ध्रुव उसे घूरकर आंखें दिखा देता। ध्रुव की बातों से कहीं से भी ये नहीं लगता था कि ध्रुव स्नेहा को पसंद करता होगा, पर ध्रुव के एक्शन उसके बिल्कुल विपरीत थे। जैसे कि आज जब ध्रुव ने कर्ण को बाहर जाते हुए देखा था तो उसकी नज़र भी अपने फ़ोन पर आए साइलेंट नोटिफिकेशन पर चली गई। ध्रुव ने अधिकतर सबके नोटिफिकेशन को साइलेंट पर कर रखा था ताकि उसे काम के बीच कोई डिस्टर्ब ना कर सके, पर स्नेहा के नंबर को वो साइलेंट नहीं कर सका। ध्रुव अपने फ़ोन पर देखता है कि ब्रदर्स वाले ग्रुप पर एक फ़ोटो का नोटिफिकेशन आया था। ध्रुव जानता था कि पार्थ होगा तो स्नेहा के ही साथ, क्योंकि उसने कल रात ही पार्थ के नींद में होने का फ़ायदा उठा लिया था। वो बस देखना चाहता था कि पार्थ ने आखिर भेजा क्या होगा। ध्रुव इस समय अपने ऑफिस के कैबिन में फाइल में अपना दिमाग गड़ाए काम कर रहा था, लेकिन अब उसका दिल उससे बगावत करके उन 3 लोगों की फ़ोटो में से सिर्फ स्नेहा पर ही अपनी आंखें गड़ाए था। पार्थ ने कुल 5 फोटो भेजी थी, जिनमें से एक में स्नेहा अच्छी तरह से नजर आई थी, बाकियों में तो कभी उसकी पीठ, कभी उसके हाथ और कभी उसकी हल्की झलक ही दिखाई दे रही थी। ध्रुव जिस फोटो में स्नेहा का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था उसे अपने फ़ोन में सेव करके देख ही रहा कि अचानक उसके कैबिन में अर्पित आया। अर्पित आकर ध्रुव को कुछ देर बाद होने वाली मीटिंग के बारे में बताने के लिए ही आया था, पर उसके बॉस तो फाइल को छोड़कर अपने फ़ोन की एक तस्वीर को ही कभी जूम इन कभी जूम आउट कब से कर रहे हैं। अर्पित को ध्रुव के फ़ोन वाली तस्वीर तो नहीं दिखी थी, पर उसे ध्रुव की 2 उंगलियां बंद और खुलते हुए जरूर दिखी थी।
अर्पित अपने बॉस को उनके जरूरी काम को याद दिलाने के लिए जैसे ही कहता है, सर क्या हम मीटिंग के लिए चले, तभी ध्रुव अपने सेंसेस में वापस आता है। अपना फोन बंद करके ध्रुव अपनी सीट से खड़े होकर ध्रुव कहता है, चेंज द वेन्यू। अर्पित एक स्माइल करे खड़े ही होता है कि वो अपने दिमाग में दोबारा अपने बॉस की बात को रिपीट करता है। चेंज द वेन्यू क्या मतलब, पर मीटिंग तो अभी होनी थी। ऐप कहाँ कैसे? इससे पहले अर्पित ध्रुव से सवाल पूछ ही पाता, ध्रुव अपने मोबाइल पर अर्पित को लोकेशन भेजकर वहां से तेजी से पार्किंग की तरफ चले जाता है। अर्पित लोकेशन देखकर अपने सिर पर हाथ रख लेता है। उसका बॉस था ही अपनी मर्जी का मालिक। ध्रुव कभी भी कहीं भी चाहे मीटिंग रख ले, उसके साथ बिजनेस करने वाले तो उसके कुछ टाइम्स के लिए चाहे तो कहीं भी क्यों ना आ जाए। अर्पित अपना काम करने चला जाता है। वहीं ध्रुव ऑफिस से बाहर निकले कर्ण की गाड़ी को रोककर उसे लिफ्ट देने का इशारा कर देता है। कर्ण जब पूछता है कि उसे उसका ड्राइवर क्यों नहीं लेकर जा रहा, तो ध्रुव उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे कोई शादियों में अनइम्पॉर्टेंट रिश्तेदारों को इग्नोर करता है। ध्रुव के बताए सेम लोकेशन के कारण कर्ण को उसको लिफ्ट देनी ही पड़ती है, क्योंकि ध्रुव को चकमा देना इतना आसान भी नहीं होता था। इसीलिए ध्रुव और कर्ण साथ ही रेस्तरां में आए थे। कर्ण तो गाड़ी पार्क करने चला गया, वहीं ध्रुव उसे ड्राइवर समझकर रेस्तरां के मेन एंट्रेंस पर जल्दी से उतर गया। ध्रुव को देखकर पार्थ अपने मन में सोचता है कि कहीं भाई ने उसकी बातें तो नहीं सुन ली होंगी, पता चले मेरी रूम में जाकर अलग बैंड बजे कि मैं अपनी दोस्तों को अपने भाई के आसपास भी नहीं रोक पा रहा हूँ। लेकिन पार्थ का ख्याल तो उस पर ही भारी बैठा, क्योंकि ध्रुव सीधा चलकर स्नेहा के तरफ ही आता है। ध्रुव ने अपने भाई को तो एक झटके में ही इग्नोर कर दिया था। ध्रुव स्नेहा के पास आकर कहता है, कल तुम्हारा कंपटीशन है और आज तुम्हें फास्ट फूड खाना है, ये किसका आइडिया था? स्नेहा को नहीं लगा था कि ध्रुव उसे ऐसे सबके सामने टोक ही देगा। दरअसल ध्रुव ने टेबल पर पार्थ के पास रखी आइसक्रीम देख ली थी, और किसी को याद हो या ना हो, ध्रुव जानता था कि स्नेहा आइसक्रीम नहीं खा सकती। उसे आइसक्रीम खाने से गला बैठ जाता है जैसे पहले हुआ था। पीछे से कर्ण ने भी जब ये सुना तो स्नेहा के पास तुरंत आकर उससे पूछने लगा, क्या तुमने आइसक्रीम खा ली है? ये सब खाने का आइडिया किसका था? स्नेहा बस हैरानी से दोनों बड़े लोगों को अपने ऊपर सवालों का पहाड़ लादते हुए देखती है तो तुरंत अपनी एक उंगली भोले भाले पार्थ पर कर देती है। उस बेचारे को नहीं पता था कि वो अपने साथ एक दल बदल इंसान के साथ आया था। पार्थ तो बेचारा पहले ही स्नेहा को फास्ट फूड कंपटीशन के बाद खाने के लिए कहता है, पर स्नेहा कहाँ मानने वाली थी। मासूम सा चेहरा बनाकर उस पार्थ और प्रिया को अपनी बातों में फंसा ही लेती है और अंत में तीनों को स्नेहा के कहे अनुसार तला भुना खाना पड़ता है। और रही बात आइसक्रीम की, तो ये तो पार्थ ने एक बाइट भी लाख स्नेहा के गिड़गिड़ाना पर भी नहीं दी थी। पर उस दल बदल इंसान ने बिना ये सोचे कि दो इंसान कैसे कूट कूट के उसका भर्त बना सकते हैं। ध्रुव ने जब स्नेहा का इशारा देखा तो पार्थ के सिर पर एक चपत लगाई। वहीं कर्ण पार्थ को एक दो नहीं बल्कि कई सुना सुना के चपत लगाए जा रहा था। अपनी बहन के आगे तो वो बेचारे पार्थ की बात सुनने को ही तैयार नहीं था। ध्रुव भी बाद में ये समझ गया था कि उसके भाई ने नहीं बल्कि इस शैतान चूहिया ने ही अपनी बातों में पार्थ को फंसाया होगा, ये अटरम शटरम खाने के लिए। पार्थ बेचारा कितनी भी मासूम शक्ल बनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, स्नेहा के आगे सब बेकार था। अंत में हार मानकर वो सीधा हैरी पॉटर मुझे बचाओ कहकर प्रिया के पीछे हो जाता है, जिसे देखकर कर्ण उसे आगे नहीं मारता। अचानक ध्रुव का फोन रिंग करने लगता है। ठीक उसी समय स्नेहा भी ध्रुव से बात करने के लिए बस उसका नाम ही ले पाई थी। ध्रुव देख चुका था कि उसका सेक्रेटरी उसे मीटिंग के लिए कॉल कर रहा होगा। जरूर क्लाइंट्स आ गए होंगे, पर बिना स्नेहा की बात सुने उसका दिल वहां से जाने का नहीं कर रहा था। ध्रुव स्नेहा से बस हम ही कहता है तो स्नेहा इधर उधर देखकर अपना नीचे वाला होंठ काटने लगती है। शायद कुछ कहने से पहले स्नेहा ध्रुव के सामने नर्वस हो रही थी। कुछ देर पहले पार्थ की बात से उसे यही डर लग गया था कि अगर वो ध्रुव सर से कुछ पूछेगी तो ध्रुव सर उसे तुरंत रिजेक्ट ना कर दे। ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा आगे कुछ पूछ ही नहीं पा रही तो खुद स्नेहा से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पूछना है? इतना सुनना ही था कि स्नेहा जल्दी से पूछ लेती है, क्या आप कल कंपटीशन में आएंगे? दरअसल पार्थ ने कुछ देर पहले ही स्नेहा और प्रिया को बता दिया था कि उसका भाई कंपटीशन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको अपने ऑफिस में बहुत काम है। बहुत ज्यादा मीटिंग होने के वजह से ध्रुव स्नेहा के कंपटीशन के फाइनल से पहले तो नहीं आ पाएगा, लेकिन स्नेहा को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए स्नेहा एक बार ध्रुव के मुंह से खुद कंफर्म करना चाहती थी। कर्ण ने जब स्नेहा की बात सुनी तो स्नेहा को कहने लगता है,
स्नेहा ध्रुव सर पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी देखते हैं ना, इसीलिए बिजी है, पर तुम्हारा भाई बिल्कुल कंपटीशन के हर राउंड में तुम्हारा सपोर्ट करेगा। स्नेहा ये सुनकर मुस्कुराती है, पर ध्रुव की तरफ देखकर उसकी मुस्कुराहट छोटी हो जाती है। ध्रुव ने जब स्नेहा का उतरा हुआ चेहरा देखा तो ध्रुव बस इतना कहकर कि मैं जरूर आएगा वहां से अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। वहां खड़े कर्ण और पार्थ ध्रुव के बदले अंदाज को देखकर अपने कंधे उचका देते हैं। ध्रुव आजकल अपनी हैबिट से विपरीत काम करने लगा था। ध्रुव बस गया ही था कि उनके पास अचानक से कृति आ जाती है, जो खुद अपनी दोस्तों के साथ उस रेस्तरां में खाना खाने आई थी। उसने जब कर्ण को वहां देखा तो तुरंत उसकी तरफ आने लगी। कृति को तीनों जूनियर विश करते हैं। इसके बाद सभी कृति को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कह देते हैं। कृति मान तो जाती है, पर जब देखती है कि पार्थ और कर्ण कैसे बच्चों के जैसे स्नेहा के बगल वाली चेयर में बैठने के लिए लड़ रहे हैं तो उसे बुरा जरूर लगता है। दरअसल स्नेहा ने कृति को अपनी एक तरफ, जहां पर कुछ देर पहले पार्थ बैठा हुआ था, वो चेयर दे दी थी, इसीलिए पार्थ अब दूसरी खाली चेयर स्नेहा के बगल में ही रखने लगता है। पर यह बात कर्ण को हजम नहीं थी। उसके दिमाग से अभी भी उसका पार्थ नाम का जीजा हो वो नहीं जा रही थी, इसीलिए अपनी बहन को उससे दूर करने के लिए खुद उस चेयर के लिए पार्थ से लड़ने लगता है। जब कृति ये देखती है कि कर्ण कितना ज्यादा स्नेहा को पसंद करता है तो अपना एक तरफा प्यार को अपने दिल में दबाकर खुद चेयर से उठकर कर्ण को वहां पर बैठने के लिए बोल देती है। जिस पर कर्ण उससे कहता है, अरे कृति तुम वही बैठी रहो, मुझे अपनी बहन के साथ इसी चेयर पर बैठना है। बहन? क्या कहा तुमने? कौन बहन? कृति का हैरानी भरा एक्सप्रेशंस देखकर कर्ण और स्नेहा खुशी खुशी अपना भाई बहन का प्यार जताने और बताने लगते हैं। कर्ण बता देता है कि स्नेहा को उसके घर वालों ने बेटी के रूप में गोद लिया है, वही उसने स्नेहा को बहन के रूप में। कर्ण लास्ट में पार्थ को देखकर टॉन्ट भी जरूर मारता है कि एक बड़े भाई होने के नाते उसकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। ऐरे गहरे लोगों से अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना होता है। पार्थ ताना सुनकर कहाँ चुप होने वाला था, वो भी कर्ण को तंज कसकर कहता है, ओवर प्रोटेक्टिव भाई कहीं का, ऐसे बता रहे हैं जैसे मेरा बड़ा भाई नहीं है। दोनों आसपास में एक दूसरे को ताना मार रहे थे, वहीं कृति बस हैरानी से स्नेहा को देख रही थी। आखिर कितना गलत समझा था उसने स्नेहा को पहले। ये दोनों तो कितने प्यारे भाई बहन हैं। दोनों की बातों से ही एक दूसरे के लिए प्यार झलक रहा था। आज कृति को अपने पुराने कड़वे व्यवहार पर बुरा भी लग रहा था। आयशा के बहकावे में आकर उसने कई बार स्नेहा को ही गलत समझा था। थिंकिंग फेस कैसा होगा स्नेहा का कल का कंपटीशन? क्या आयशा उसे दोनों पार्ट में जीतने देगी या करेगी स्नेहा को हराने के लिए नई प्लानिंग? क्या अब कृति और स्नेहा के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है दूर? दोस्तों, कहानी के बारे और अपने राइटर के सभी अपडेट्स जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैंने बाकी कहानी वहीं पर देनी है।